सर्व जनतेला अभिवादन करत आहोत। संविधान प्रतिबद्धता म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, इनकी याद, उनका स्मरण, ये तो हरदम होना ही है। तो उनको अभिवादन करके ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और मैं श्याम सनार आपके सामने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इनको अभिवादन करते हुए ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। ये शायर अन्ना भाऊ साठे हमारे महाराष्ट्र के नामचीन और प्राकृतिक विचार के शायर थे, जो भारत के और महाराष्ट्र के कम्युनिस्ट आंदोलन में उन्होंने बहुत अच्छा हिस्सा लिया। उनका आज भी गाना वाजिब है और आज की परिस्थिति को भी लागू होता है, जबकि पूरे किसान का आंदोलन पूरे देश में हलचल मचा रहा है। जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले आम्हा भीमराव, सांगून गेले आम्हा भीमराव, जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले आम्हा भीमराव। गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काही रावत, गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काही रावत, अंग जाडून निघ बाहेरी घेविनी वरती राव सांगून गेले आम्हा भीमराव, जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले आम्हा भीमराव। ठरवून हा माहीन कलंकित जन्मोजन्मी करुणी अंकित, जिणेला दुनीवर मानित निर्मून हा भेदभाव सांगून गेले आम्हा भीमराव, जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले आम्हा भीमराव। एकजुटीच्या या रथावरती यूनिटी एंड स्ट्रगल जो है वो इस आखिरी लाइन में अन्ना भाऊ साठे बात कर रहे हैं। एकजुटीच्या या रथावरती अरुड होऊनी हो बापुडती, एकजुटीच्या या रथावरती अरुड होऊनी हो बापुडती, वर्ण वर्ग वर्चस्व भेदुनी राख भीमाचे नाव सांगून गेले आम्हा भीमराव, सांगून गेले आम्हा भीमराव, जग बदल घालुनी घाव सांगून गेले आम्हा भीमराव, सांगून गेले आम्हा भीमराव। जय भीम, जय हिंद, नमस्ते। माइक अनम्यूट है सर, माइक अनम्यूट, माइक। प्यारे साथियों, इस वेबिनार में उपस्थित आज सभी को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार। शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर द्वारा स्थापित अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, यह महाराष्ट्र में, देश में और विश्व में भी विख्यात संगठन अंधविश्वास निर्मूलन के साथ व्यापक सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित रूप से पिछले 31 वर्षों से कार्य करता आ रहा है। यह संगठन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान प्रतिबद्धता महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत 5 भागों वाली वेबिनार श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसके 2 भाग होंगे। और आज आयोजित श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज का विषय है शिक्षा व्यवस्था में। शिक्षा व्यवस्था के 4 खंबे, चारों भटकते और लड़खड़ाते, और हमें क्या करना है, यह आज का विषय है। आज इस वेबिनार के लिए उपस्थित प्रमुख वक्ता विख्यात शिक्षा विशेषज्ञ माननीय अनिल सदगोपाल जी, महाराष्ट्र और अखिल भारतीय शिक्षा मंच के सदस्य माननीय श्याम सोनार जी, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राज्य सरचिटनीस ठकसेन गोरानी जी तथा अन्य पदाधिकारी, और थोड़े ही समय में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्याध्यक्ष तथा फिरा के
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय अविनाश पाटिल जी भी आ रहे हैं और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अन्य पदाधिकारी तथा आज इस वेबिनार के लिए उपस्थित आप सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वेबिनार के आज के इस कड़ी का आरंभ करते हैं प्रास्ताविक भाषण के साथ, जिसे प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र और इसके राज्य सरचिटणीस ठक्सेन गोरानी जी को। ओवर टू यू गोरानी जी। अनम्यूट करा, अनम्यूट। साथियों नमस्कार। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति संयोजित संविधान प्रतिबद्धता महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के नए शिक्षा नीति 2020 इस विषय पर आयोजित श्रृंखला की पांच कड़ियों में से आज तीसरी कड़ी का ये काम चल रहा है। इसमें उपस्थित सभी मान्यवर अध्यापकगण, शिक्षा प्रेमी कार्यकर्ताओं का मैं डॉक्टर ठक्सेन गोराने तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 29 जुलाई 2020 के दिन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मान्यता दी है, वो मान्यता प्रदान की है। सही दिशा में अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो उसके 3 मुख्य साधन रहते हैं। उसमें है पहला है शिक्षा, दूसरा है राजनीति और तीसरा है मीडिया यानी प्रसार माध्यम। अब भारत देश में प्रचलित सरकार जो शिक्षा नीति अपनाई है उसकी गुण विशेषताएं क्या है? सच में सभी भारतीय बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने वाली है क्या? और संविधान मूल्यों का इस शिक्षा नीति में विकास होने वाले कुछ पहलू है क्या? इस शिक्षा नीति में क्या अच्छा है, क्या नया है, कौन सी कमियां है, ये सब जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये नई शिक्षा नीति पूरी पढ़कर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीति की स्थिति के ख्याल में रखकर चिकित्सा होनी चाहिए, ऐसा अनिस का कहना है। और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में कहा जाए तो ये अपने जोगदन सर ने भी बताया कि हमारा ये संगठन जो अंधविश्वास उन्मूलन का पिछले 31 सालों से महाराष्ट्र में काम कर रहा है और ये अभी केवल महाराष्ट्र में नहीं तो देश भर में काम की मांगे आ रही है। जागतिक स्तर पे ही काम चलाने को निमंत्रित कर रहे हैं कुछ देशों में से। इस संगठन में शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए अनेक हमारे कार्यकर्ता है, जो कोई शिक्षक है, प्राध्यापक है, संशोधक है, विद्यापीठ स्तर के ही लोग हैं और शिक्षण विभाग, शिक्षणाधिकारी और ये संस्था चालक, ये सब लोग हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में उन सभी साथियों को ये नई शिक्षा नीति सरलता से समझ में आए, इसीलिए उसमें अच्छी गलत क्या खूबियां है, संविधान के तौर पर इस शिक्षा नीति की कैसी चिकित्सा करनी चाहिए, इसमें अंधविश्वास उन्मूलन को बढ़ावा देने वाली या अंधविश्वास फैलाने वाली कौन सी बातें बताई गई है, ये सब जानना कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण इस महा अनिस ने प्रतिवर्ष अनुसार संविधान प्रतिबद्धता महोत्सव के अंतर्गत कुल मिलाकर 5 वेबिनार्स की श्रृंखला रखी है। आज उसमें से तीसरा कड़ी चल रही है। कोरोना जैसी महामारी के कारण ये अब ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है। पिछले 5 दिसंबर को पहली कड़ी हुई थी। इसमें भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य घटना और शिक्षा नीति इस विषय पर प्रख्यात प्रमुख वक्ता डॉक्टर अनिल सदगोपाल जी, जो आज ही प्रमुख वक्ता है, उन्होंने विचार रखे, अपनी खुद की राय दी, जो बहुत अनुभवी है। और तारीख 12 दिसंबर को दूसरी कड़ी चली गई। आजादी के बाद शिक्षा नीति का इतिहास राजनीतिक शास्त्र के नजरियों से इस विषय पर अनिल जी ने बहुत अभ्यासपूर्ण विवेचन किया। आज 19 दिसंबर 2020 इस वेबिनार श्रृंखला की 5 कड़ियों में से आज की तीसरी कड़ी है। आप जानते हैं
शिक्षा इसका विषय है शिक्षण व्यवस्था के चार खंभे, चारों भटकते और लड़खड़ाते, हमें क्या करना है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज प्रमुख वक्ता सदगोपाल जी अपने विचार रखेंगे। उस पहले एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब उसके भाषण में मिल जाएगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल पैदा हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। उनका भाषण होने के बाद श्याम सोनार जी वो सवाल पढ़ेंगे और सदगोपाल जी उनका जवाब देंगे। इससे मैं सभी को विनती करता हूँ समारोपीय मनोगत व्यक्त करने के लिए हमारे महाराष्ट्र आनिस के राज्य कार्याध्यक्ष और फिरा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश जी पाटिल करीब एक आधे घंटे में ज्वाइन होने वाले हैं और वो काम करेंगे। फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और टू जोगदंड सर। वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, अविनाश जी आ गए। धन्यवाद गौरव सर इस वास्तविक भाषण के लिए। आपने संक्षेप में इस विषय के बारे में, श्रृंखला के बारे में और हमारे संगठन के बारे में भी हमने सभी को अवगत कराया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ माननीय श्याम सोनार जी उनसे कि वे आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर अनिल सदगोपाल जी का परिचय हम सभी उपस्थित साथियों को कराए। ओवर टू यू माननीय श्याम सोनार सर। धन्यवाद। आज के विषय जो है कि चारों खंबे लड़खड़ाते और भटकते। तो भटकना यानी सत्य की राह वो कौन सा है और वो किस चीज से भटके है और कौन सा जेन्युइन ऑर्गेनिक जो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे भारत में हमारे लोकल, ग्लोबल और स्टेट लेवल के संदर्भ में कॉन्ट्रडिक्शन उभरा है और जिस कॉन्ट्रडिक्शन से ये हमारे खंबे या तो भटकते हैं या तो इधर उधर हिल रहे हैं, उस कॉन्ट्रडिक्शन पे अनिल जी हमारी आज सबको एक नजरिया पेश करने वाले हैं जहां तक हमारी समझ है। जैसे कि माननीय अनिल सदगोपाल जी भारत सरकार के शिक्षा आयोग से लेकर केंद्रीय शैक्षिक सलाहकार समिति से लेकर बिहार के कॉमन स्कूल सिस्टम से आयोग से लेकर भारत सरकार की अनेकों ना जाए तो उसमें 5, 6, 7, 8, 10 मिनट लग जाएंगे। ऐसे अनेकों केंद्रीय सर्वोच्च समिति के ऊपर उन्होंने अपनी शिक्षा के एक नजरियों के साथ एक योगदान देने की कोशिश की और जहां भारतीय संविधान से अगर मेल नहीं खाता है तो आज झगड़ा करके उन्होंने उसका राजीनामा भी दिया है। ये बात है। अनिल जी आप है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में MIT अमेरिका में शिक्षा संस्था में आपने शोध किया, फिर टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन मुंबई में आपने उसी के विषय पर शोध करने की कोशिश की और वहां चलते आपने वो छोड़ के होशंगाबाद विज्ञान कार्यक्रम जो पूरे देश भर में आप यानी शिक्षा के संदर्भ में जो अलग अलग तरीके के अलग पहलू के ऊपर जो काम है उसकी जो कुछ एक बहुत ही बुनियादी शुरुआत होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में आपने की, होशिका जिसका संक्षिप्त में नाम कहा जा सकता है, जिसके प्रणेता के रूप में आपको देखा जाता है। उसके साथ साथ ना कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोध अध्ययनकर्ता, आप एक कुशल संगठक, एक विचारक, एक चिंतक है और शिक्षा की फिलॉसफी अगर देखना है तो किताबों को पढ़कर किताबों लिखने वाले अनेक एस्टेब्लिश और प्रस्तावित दुनिया में नामचीन शिक्षा को शिक्षाविद कहने वाले लोग आ गए, लेकिन आप उनसे अलग है, हटकर है, क्योंकि आप दुनिया का और भारत के समाज का जो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है उसको कैसे देखना, इसका नजरिया आप शिक्षा के संदर्भ में पेश करते हैं और उसकी नींव महात्मा फूले, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी विचारधारा इसकी नींव है। इसलिए आप ये आज 4 विषय पर डॉक्टर अनिल सदगोपाल जी बात करने वाले हैं और जाते जाते एक अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2008-9 के इस वर्ष में जो एक राष्ट्रव्यापी एक बड़ा मंच जो नॉन फंडेड मंच जो है वो शुरू हुआ, जो जनता के पैसे से चलता है, इसमें भी अनिल जी की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका थी और अनिल जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग के डीन भी रह चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे योगदान भारत के शिक्षा और सामाजिक न्याय, जैसे भोपाल पीड़ितों के गैस के संदर्भ में पीड़ितों को न्याय दिलाना या तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत सारे अनेकों आंदोलनों में अनिल जी ने बहुत ही बड़ा हिस्सा निभाया है
और इसीलिए उनकी पहचान जितनी भी बोली जाए उतनी कम है। मैं अपने संक्षिप्त में यहाँ अपने शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद श्याम सोनर जी। अभी अभी थोड़ी समय पहले हमारे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटिल जी भी इस वेबिनार में शामिल हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर विचार प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ और शिक्षा इस विषय पर अत्यंत सूक्ष्मता से तथा गहरे अध्ययन के साथ बोलने वाले वक्ता माननीय डॉक्टर अनिल सदगोपाल जी आज हमारे बीच तीसरे इस सत्र में उपस्थित है और उनका भाषण सुनने के लिए हम सभी उपस्थित लोग उत्सुक है। अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, बस एक बात कहना चाहता हूं जो सभी उपस्थित है और उनका भाषण सुनने वाले हैं कि उनका भाषण समाप्त होने के बाद इस विषय पर वे आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके प्रश्न कमेंट बॉक्स में संक्षेप में और आशय की स्पष्टता के साथ पूछिएगा। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर अनिल सदगोपाल जी से, सर कृपया आप हम सभी को इस विषय पर आपके विचारों से अवगत कीजिएगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आवाज जी जी जी, एकदम पक्का। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी को हम जब याद करते हैं तो याद आता है कि उन्होंने अपनी जो शहादत दी है वो समाज को तर्कशील बनाने के लिए दी है। वो भारत के इतिहास में तर्कशीलता के लिए शहीद हुए शायद पहले इंसान है और उनकी शहादत को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं कि उनके अधूरे काम को हम पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और शिक्षा एक बहुत मजबूत औजार है उनके तर्कशीलता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, समाज में उसको सही जगह दिलवाने के लिए। इस काम को याद करते हुए आप सबको, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पदाधिकारी हैं, उसके जिला स्तर के या प्रखंड स्तर के, तालुका स्तर के कार्यकर्ता हैं, आप सबको मैं जय भीम और साथ में जय विज्ञान बोलता हूँ। जय भीम, जय विज्ञान। आज का जो विषय है वो जानबूझ के मैंने जरा अजीब ढंग से लिख के पेश किया और मैं फिर पढ़ के सुना लेता हूँ। शिक्षा व्यवस्था के 4 खंबे, चारों भटकते और लड़खड़ाते। भटकते का मतलब दिशाहीन और लड़खड़ाते का मतलब कमजोर। और फिर हमें क्या करना है इस हालत में, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है। पिछले 2 कड़ियों में जो मैंने बात आपके सामने रखी है उसको सामने रखते हुए मैं आपके सामने अपनी बात कहने के पहले एक सवाल पेश कर रहा हूं। वो सवाल आप लोग मन में रख लीजिए या अगर डायरी लेकर आए हैं तो उसमें नोट कर लीजिए। और मेरी गुजारिश ये है कि उस सवाल का जवाब आप लोग बाद में अगली कड़ी के पहले, जो 26 दिसंबर को जिसकी तारीख पड़ेगी उसके पहले लिख कर भेजिए और हम लोग फिर उसका निचोड़ निकालेंगे अगली बारी जब मिलेंगे। तो ये सवाल बड़ा सरल है पर उसको थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा बाद में। सवाल तो बहुत ही छोटा सा है। देश के सभी बच्चों को और सभी युवाओं को, इनकी संख्या 30 करोड़ से ऊपर है, सभी बच्चों को और सभी युवाओं को समान शिक्षा क्यों नहीं। समान से मेरा मतलब बराबरी से है। उनको समता मूलक शिक्षा क्यों नहीं। ये सवाल महात्मा फूले भी उठाते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी उठाते थे, गांधी जी भी उठाते थे। वो सवाल मैं फिर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जितनी बात हुई है उसको सामने रखकर और जो नहीं हुई है, जो आप ज्यादा जानते हैं,
उसको भी सामने रखकर इस सवाल का जवाब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं मिलेगा। सबको शिक्षा समान क्यों नहीं, और इसके जो भी कारण आपको लगते हैं, शासक वर्ग में, उच्च जातियों के शासन में, उच्च वर्गों के शासन के वजह से या किसी और वजह से, इसके क्या कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा और खुलासा करते हुए, ऐसा क्यों है कि आज देश में 14 लाख स्कूल सरकार ने खोले हैं, सारे देश के स्कूलों को जोड़ ले तो उसमें से 1100 स्कूल केंद्रीय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल कहलाते हैं, और 700 स्कूल, हर जिले में एक के हिसाब से 700 स्कूल नवोदय विद्यालय कहलाते हैं। इन 1100 केंद्रीय विद्यालय और 700 नवोदय विद्यालय को अगर आप जोड़ लें, 1800 स्कूल, 14 लाख में से 1800 स्कूल बेहतरीन गुणवत्ता के हैं, बेहतरीन। शायद ही कोई प्राइवेट स्कूल होगा देश का जो उससे बेहतर होगा, अगर भारत के संविधान के नजरिए से देखिए। अगर केवल संविधान को भूल जाए तो हो सकता है आपको कोई महंगा प्राइवेट स्कूल मिल जाए, लेकिन संविधान के नजरिए से ये 1100 केंद्रीय विद्यालय और 700 नवोदय विद्यालयों से बेहतर स्कूल आपको खाजगी सेक्टर में भी नहीं मिलने वाला। जो देश में संविधान में जो मकसद है उसके लिए नागरिक तैयार करने के लिए है। ऐसा क्यों है कि 14 लाख में से केवल 1800 स्कूल में जाने वाले बच्चों को 12वीं कक्षा तक की बेहतरीन शिक्षा और बाकियों को घटिया शिक्षा? ये मेरे सवाल के साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है, ऐसा क्यों है? क्या ये हमारे संविधान के अनुरूप है? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसके कौन से प्रावधान हैं, उसके कौन से कलम है जिससे ये मेल नहीं खाता? ये भी आप सोचिएगा, कौन से प्रावधान है, कौन से कलम है। मैं इस समय 1 मिनट मैं कॉमरेड श्याम से ये निवेदन करता हूँ कि इन सवालों को लिख लीजिए, फिर इसको हम बाद में, मुझे आप भेज देंगे लिख के तो जी जी मैं लिख रहा हूँ जी। क्या तो हमारे संविधान के कौन से कलम से, कौन से प्रावधान से, या उसकी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उससे कौन सी चीज से मेल नहीं खाता? और इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल, ये क्या कारण है कि भारत के शासक वर्ग में से और भारत के राजनीतिक दलों में से इतनी बड़ी गैर बराबरी को लेकर कभी कोई सशक्त आवाज नहीं उठती? क्यों नहीं उठती आवाज? ये तमाम सवाल मैं जोड़कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसके ऐसे जबरदस्त जवाब देंगे जो मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी सोचने के लिए, नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता हैं। ये आप में शक्ति है, मैं जानता हूँ, क्षमता है आप में। बस इस सवाल के साथ मैं आज की बात पर आ जाता हूँ। मैं घड़ी देख रहा हूँ ताकि इस बात को पूरा कर लूँ टाइम पर। जी, ये 4 खंबे कौन से हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था के? 4 खंभों का मैं इकट्ठे जिक्र कर देता हूँ। उसका पहला खंबा है पूरी शिक्षा व्यवस्था की अधोसंरचना या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए जो सुविधाएं, चाहे वो बिल्डिंग की हो, चाहे शिक्षकों के रूप में हो, चाहे सीखने की, सिखाने के लिए जो और सुविधाएं चाहिए, चाहे प्रयोगशालाएं चाहिए विज्ञान के लिए, जो भी और नक्शे चाहिए, चार्ट चाहिए, अब आज की दुनिया में डिजिटल सपोर्ट चाहिए, तो जितनी हमको सुविधाएं चाहिए शिक्षण प्राप्त करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, उस सब के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं और कैसी हैं, उसके क्या हालात हैं, ये पहला मेरा सवाल है जो उसका मैं खंबा बांधता हूँ। दूसरा खंबा है शिक्षकों का। शिक्षकों को किस आधार पर भर्ती किया जाता है, शिक्षक बनाया जाता है, बनाने के साथ साथ उनकी क्या तैयारी की जाती है, किस तरीके से उनको अच्छे शिक्षक के रूप में तैयार किया जाता है, जब वो शिक्षक बन जाते हैं तब उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उनको बेहतर शिक्षक बने रहें, अपनी शिक्षक बनने की जो प्रेरणा है वो कभी खत्म ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम है, और उनको लगातार नए नए विचारों के साथ जोड़ा जाए, नई नई प्रेरणा के लिए उनको बार बार तैयार किया जाए, नए रास्तों को खोजने के लिए तैयार किया जाए, ज्ञान में नई बात तलाशने के लिए तैयार किया जाए। ये ऐसे शिक्षकों के लिए हमने क्या इंतजाम किया है? तो शिक्षक
दूसरा बड़ा खंबा है। तीसरा खंबा है अभ्यासक्रम। अभ्यासक्रम के साथ किस तरीके से बच्चों को या युवाओं को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से ज्ञान दिया जाता है, इसके लिए जो शब्द है वो है शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी अंग्रेजी में। तो वो अभ्यासक्रम और शिक्षण शास्त्र कैसा है, जो ज्ञान से जुड़ा हुआ, सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, कौशलों से भी जुड़ा हुआ है, तो नॉलेज से जुड़ा हुआ है, और वो वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, समाज की वैल्यू, सोशल वैल्यू से जुड़ा हुआ है, और स्किल से जुड़ा हुआ है। इन तीनों चीजों से जुड़ा हुआ जो अभ्यासक्रम और शिक्षण शास्त्र है वो कैसा है, उसके हालात क्या है। और चौथा इसका खंबा है जो पूरा प्रशासन है, जो सरकारी स्कूल व्यवस्था, कॉलेज और विद्यापीठों की व्यवस्था, इसके साथ जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है शिक्षा को का प्रशासन करने की, उस वो किस ढंग का है, उसका चरित्र क्या है, उसका सामाजिक, राजनीतिक, जातिवादी पितृसत्ता आधारित, जाति आधारित उसका चरित्र क्या है, ये चौथा खंबा है। इन चारों खंभों पे मैं संक्षिप्त बातें करूंगा, नहीं तो अपने आप में हर खंबा 1 घंटा ले सकता है। मैं संक्षिप्त बात करूंगा, बाकी आप सवालों से पूछ सकते हैं, और इशारा आप सब जानते हैं इन चीजों को। जहां तक सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना या सुविधाओं का, इसके बारे में सन 86 की शिक्षा नीति ने कुछ खास बातें कही थी। मैंने पिछले कड़ी में शिक्षण नीतियों का, धोरणों का मैंने राजनीतिक अर्थशास्त्र आपके सामने पेश किया था। आज थोड़ा बहुत मैं जिक्र करूंगा और बारीकियों से नीतियों के बारे में भी। तो सन 1986 की शिक्षा नीति ने पहली बात तो ये रखी कि हरेक बसाहट जहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे वो एक झोपड़पट्टी हो, चाहे वो एक गांव हो, शहर हो, शहर की कोई कॉलोनी हो, या कोई जिला हेडक्वार्टर हो, जहां भी लोग रहते हैं, जहां परिवार हैं और बच्चे हैं, युवा हैं, तो वहां पर उस रहने वाली जगह से 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला हर हाल में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, बिना किसी कमी के। हर जगह जहां लोग रहते हैं, चाहे अगर एक आदिवासी टोला है, दूर दराज का टोला है, उस टोले के भी नजदीक या टोले के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल देना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा, साथ में एक अपर प्राइमरी स्कूल, जो आपके यहाँ 5वीं कक्षा में प्राइमरी स्कूल या चौथी में खत्म होता है, तो 5वीं से 7वीं तक, बाकी जगह देश में 5वीं में खत्म होता है प्राइमरी स्कूल, तो 6ठी से 8वीं तक, जिसको अपर प्राइमरी स्कूल, उत्तर प्राथमिक शाला बोलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में उसका नाम है मिडिल स्कूल, बिहार में भी मिडिल स्कूल बोलते हैं। तो 6ठी से 8वीं तक का जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और हाई स्कूल 9वीं से लेके 10वीं तक, और बहुत सारे प्रदेशों में, आपके यहाँ ऐसा नहीं है मुझे मालूम है, बहुत सारे प्रदेशों में, अधिकांश प्रदेशों में 9वीं से 12वीं तक का जो चरण है शिक्षा का, सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल इकट्ठे होता है। आपके यहाँ इंटर जूनियर कॉलेज अलग हो जाता है मुझे मालूम है। तो 9वीं से 12वीं तक का जो इंतजाम है वो 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, हर एक जगह जहाँ पे लोग हैं उसके 5 किलोमीटर के अंदर। ये सारा इंतजाम ये इसलिए दिया गया, ये सोच के कि एक बच्चा 6 साल 7 साल का बच्ची 1 किलोमीटर से ज्यादा चल के नहीं जा पाएंगे, और उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं 11 से लेके 14 साल की उम्र के, वो साइकिल चलाकर या पैदल भी वो 3 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और उससे बड़े जो बच्चे हैं वो 5 किलोमीटर तक साइकिल भी चला लेंगे, पैदल भी चल लेंगे, वो जाके हाई स्कूल में या सीनियर हाई स्कूल में शिक्षा ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी अधोसंरचना है। ये नियम पूरी तरीके से धीरे धीरे टूट गया। अब दूर दराज तक कई बार प्राइमरी स्कूल भी नहीं मिलता है। और ये जो नई शिक्षण नीति आई है 2020 की, ये तो कहीं ये कहने की भी कोशिश नहीं करती कि हम इस तरीके से कुछ करने की कोशिश करेंगे। कोई उसका कमिटमेंट नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। हम स्कूल देंगे तो पास में देंगे, दूर में देंगे, कितनी दूर देंगे, नहीं देंगे, ये भी वो प्रतिबद्धता नहीं है 2020 की शिक्षण नीति में, जिसपे आखिरी अगले वाली कड़ी में बात और करूंगा। एक और उदाहरण जो सुविधाओं का है वो शिक्षकों को लेकर है। ये दुनिया भर में माना गया कि 20 बच्चों से ऊपर एक शिक्षक नहीं संभाल पाएगा, सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। शिक्षिका
को अगर आप कहेंगे 30 बच्चों को पढ़ाओ तो बहुत दिक्कत जाएगी, 20 बच्चों से ऊपर नहीं पढ़ा सकते। इसलिए 20 बच्चों पे एक शिक्षक देना, पर यह बात 86 की शिक्षा नीति ने नहीं कही, उसे कहा 30 बच्चों पे तो जरूर देंगे, हर 30 बच्चों में एक शिक्षक जरूर होगा। ये बात काफी हद तक पूरा करने की कोशिश भी की गई, ये बात भी लगभग अब टूट चुकी है। उसके कुछ सालों बाद ही टूटनी शुरू हो गई थी। 90 के दशक के अंत में तो बिहार के स्कूलों की हालत हो गई थी कि 120 बच्चों पे एक शिक्षक, 150 बच्चों पे एक शिक्षक, और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। इसकी मुझे एक कहानी याद आ गई, छोटी सी कहानी बीच बीच में सुनाता जाऊंगा। एक बहुत अच्छे विचारों वाले और प्रतिबद्धता वाले एक शिक्षा सचिव बिहार के हुआ करते थे, अब गुजर गए हैं वो। तो वो उनको मौका मिला किसी फेलोशिप के कारण क्यूबा जाने का। एक एक कम्युनिस्ट मुल्क, मार्क्सवादी सिद्धांतों पर खड़ा हुआ मुल्क क्यूबा गए वो। तो किसी ने बताया वहाँ शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो गए। तो वहाँ के शिक्षण सचिव से उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ पर जो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात है प्राइमरी स्कूल के लिए या अपर प्राइमरी स्कूल के लिए, वो क्या है, क्या नियम है आपके यहाँ? तो शिक्षण सचिव बहुत झेप गए। झेपते हुए उन्होंने बोला कि आप ये सवाल 5 साल बाद पूछेगा, अभी मत पूछिएगा। नहीं नहीं नहीं, बताइए ना, मैं समझने की कोशिश करूंगा, हमारे बिहार में तो बहुत बुरी हालत है। वो कहा नहीं नहीं, आप बाद में आके पूछेगा, अभी कुछ हालत अच्छी नहीं है। पर बहुत कहने पे फिर उन्होंने बताना शुरू किया, जो झेप रहे थे बताते हुए, कहते जी अभी हालत बहुत अच्छी नहीं है, अभी 20 बच्चों पे एक शिक्षक दिया जाता है हमारे यहाँ पे, और वो करें अच्छी नहीं है। आप 5 साल बाद आएंगे तो हर 16 बच्चों पे आपको एक स्कूल मिलेगा। आप सोचिए, वो मुल्क जिसके ऊपर 1962 में अमेरिका ने सारे कारोबार और व्यापार के ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार व्यापार क्यूबा का था, उस पर रोक लगा दी थी, सबको रोक दिया था, दुनिया भर के मुल्कों को रोक दिया, आप कोई कारोबार नहीं करेंगे, उनकी कोई भी उत्पाद बिकेगा नहीं। वो बहुत ही गरीबी में और बहुत ही बुरे हालों में वहां पर वो लोग जी पाए और एक देश को जिंदा रख पाए। उस देश का शिक्षण सचिव बोलता है भारत के बिहार सचिव को कि 16 स्कूलों में 16 बच्चों में एक शिक्षक नहीं दिया तो अच्छी बात नहीं है, हम उस ओर जा रहे हैं, बड़ी जल्दी पहुंचेंगे, आज केवल 20 बच्चों पे एक शिक्षक है। उस बिहार के शिक्षण सचिव ने क्या सोचा होगा, आप सोचिए कि मेरे यहाँ तो 150 120 बच्चों पे एक शिक्षक होता है। हम अपने को बहुत ही विकसित मुल्क मानते हैं, हम विश्वगुरु बोलते हैं, बहुत आदत है हमको विश्वगुरु बोलने की अपने आप को, बढ़ गई आदत, पहले भी थी अब बहुत बढ़ गई है। रोज ही सुना जाता है, पंत प्रधान सुना रहते हैं भारत तो विश्वगुरु है। और एनईपी में भी लिखा हुआ है, एनईपी 2020 में भी लिखा हुआ है, 2020 में लिखा हुआ है कि भारत विश्वगुरु है, और कहीं कमी लगी तो अब तो वास्तव में विश्वगुरु बन जाएगा। इस तरह की अकड़ मारने की आदत जरूर है, पर हकीकत देखे तो बहुत बुरे हाल है। अभी आपने सुना था शाम से कि बिहार की सरकार ने भूले भटके, वो भी भूले भटके, अभी और बात नहीं करूंगा, एक समान शिक्षा आयोग बना दिया था, समान स्कूल आयोग। उसके 3 सदस्यों में मैं भी था। तो हम तीनों बहुत स्कूलों को देखने गए थे, हालात देखने गए थे। तो हम हाई स्कूल में गए, कई हाई स्कूल देखे हमने। अब हाई स्कूल में आप जानते हैं विज्ञान एक अनिवार्य विषय होता है, तो 9वीं 10वीं में अनिवार्य होता है, उसके बाद चॉइस होती है 11वीं 12वीं में कि कॉमर्स लो या साइंस में जाओ या सामाजिक विज्ञान में जाओ। तो सभी विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते थे, तो जाहिर है कि उनके सिलेबस में लिखा हुआ है कि विज्ञान के प्रयोग होंगे, वो सिलेबस में लिखा हुआ है हाई स्कूल बोर्ड के। तो हमने सब जगह जाके पूछा आपकी प्रयोगशाला कहाँ है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमको पूरे बिहार में घूमते हुए एक भी हाई स्कूल नहीं मिला जहां पर एक प्रयोगशाला हो विज्ञान के प्रयोग करने की, जबकि उनके सिलेबस में लिखा हुआ है कि विज्ञान के प्रयोग किए जाएंगे, उससे ये प्रयोग किए जाएंगे, 30 प्रयोगों की लिस्ट बनी हुई है। जहां पे प्रयोगशाला ही नहीं, वहां प्रयोग कैसे होंगे? इसको लेके भी कोई परेशानी नहीं थी। हाई स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे अभी नहीं है सर हमारे पास, एक दिन आ जाएगी हमारे पास, आप फिक्र मत कीजिए। एक को ज्यादा हमने परेशान किया प्रिंसिपल साहब को, तो हमको ऊपर ले गए, पहली मंजिल पे ले गए, कहते हैं साहब प्रयोगशाला तो नहीं है, लेकिन जो प्रयोगशाला में उपकरण हुआ करते थे वो टूट फूट गए, तो वो दिखा रहे हैं, ये रखे हुए हैं सारे टूटे फूटे, हम उसको कबाड़ में बेच देते पर मना ही है, हमको उसका अकाउंट देना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है। तो इस हालात में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत होती है,
ये तो आम कहानियां हैं, आम कहानियां हैं देश के स्कूलों की और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की, कि उनकी हर स्कूल की छत टपकती है। जब छत टपकती है तो बारिश के मौसम में, और बारिश बहुत होती है हमारे देश में, तो बारिश के मौसम में बच्चे कैसे बैठे टपकती हुई छत के नीचे? तो फिर उनको बाहर ले जाके, बरामदा नहीं टपक रहा है तो बरामदे में बैठा लेते हैं, बरामदे में तेज बौछार आती है, वहां भी बच्चे भीग जाते हैं, तो फिर उनको स्कूल से छुट्टी दे दी जाती है। अक्सर छुट्टी मिलती है क्योंकि बारिश रोकने की क्षमता स्कूल की छतों में नहीं है। एक और हालत बताते हैं, ये भी बिहार की कहानी है। हम लोग बहुत साल पहले गए थे, 95-96 की बात है ये। तो वहां पर जो स्कूल की बिल्डिंग थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग थी वो। 10वीं तक का स्कूल था, हाई स्कूल था। और बड़े शौक से गांव वालों ने कहा देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग है हमारे स्कूल की। तो जब थोड़ा और इंक्वायरी करी पता चला स्कूल की बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पढ़ाने के लिए, स्कूल के काम के लिए उस बड़ी बिल्डिंग में से 1/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा पढ़ाने के लिए है नहीं। वहां पे क्या होता पूछा, वहां सब पुलिस रुकी हुई है। अरे पुलिस कहाँ से आ गई आपके स्कूल में? पुलिस इसलिए आ गई कि यहाँ पे नक्सली बहुत आ गए हैं, तो उनको रोकने के लिए बिहार सरकार ने अपनी सशस्त्र पुलिस भेजी है, तो उनके रहने की व्यवस्था स्कूल में कर दी गई है, स्कूल में रहने की व्यवस्था कर दी है। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? वो 1/4 हिस्से में किसी तरीके से हैं, और उसमें एक ही कमरा है, इकट्ठे नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, ना आवे, जितने आ गए सो आ गए। ये जो पूरा रवैया है ये दिखाई पड़ता है अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, वो आप भी जानते हैं, आप भी स्कूलों की हालत जानते हैं। हो सकता है आपके महाराष्ट्र में जिला परिषद की हालत बेहतर हो, जिला परिषद स्कूलों की मैंने सुना है ज्यादा अच्छी है, तो हो सकता है अच्छी होगी, मानता हूं मैं। पर जो मैं बात कर रहा हूं पूरी बात को ध्यान में रखिए, आगे बढ़िए। अब शिक्षकों की बात कर रहे हैं। मुझे फिर बिहार की याद आती है क्योंकि मैं उनके वहां पे समान स्कूल आयोग का मेंबर था, तो बहुत कुछ सीखा बिहार के बारे में। तो बिहार में जब हमारा आयोग काम कर रहा था उस समय आधे से ज्यादा शिक्षक ठेके पर थे, और शिक्षकों का ठेकाकरण 90 के दशक में शुरू हो गया था। मैं मध्य प्रदेश का हूं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में ठेके पर शिक्षक नियुक्त किए जा चुके थे। ठेके का मतलब आज है कल शायद निकाल दिए जाएंगे। कईयों की तो वो भी हालत नहीं थी, उनको तदर्थ शिक्षक बोला जाता था, जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे, जब जरूरत नहीं तो विदा कर देंगे। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को आप कहते हैं ये देश के बच्चों को ज्ञान देने के लिए है, उनमें नए सामाजिक मूल्य, प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों को पैदा करने के लिए, जाति आधारित मूल्यों और पितरा आधारित मूल्यों को खत्म करने के लिए शिक्षक है, उनको मुक्ति की ओर रास्ते पर ले जाने के लिए शिक्षक है, उसको आप तदर्थ शिक्षक, उसको आप ठेके पे शिक्षक अपॉइंट करते हैं। ये शुरुआत विश्व बैंक ने भारत में करवाई। उन्होंने तो करवाई तो हमने कर ली। सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्होंने करवाई ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो ठेके पे कराना चाहते थे, तो हमने क्यों मान ली, ये ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ठेके पे जो शिक्षक है उसका तो मन ही नहीं लगता, उस पे उसकी तनख्वाह भी पूरी नहीं है, उसको कोई वेतन आयोग का तनख्वाह भी नहीं मिलती है, वो वेतनमान भी नहीं मिलता, वेतनमान है ही नहीं उसका। तो ठेके पे शिक्षक है, उसको कुल मिला के कहा जाता है, कोई कहता है 2,000 रुपए दे देंगे महीने के, कोई कहता है 3,000 दे देंगे। जब वो बार बार हड़ताल पे जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं उनके हड़ताल पे जाने पे, तो 3,000 से बढ़ा के 3,500 कर दी जाती है। ठेके वाले शिक्षक सारे देश में जहां पर हैं, अनेक प्रदेशों में हैं, वो लगातार हड़ताली करते रहते हैं कि हमको एक सम्मानजनक वेतन दे दिया जाए। वो सम्मानजनक वेतन के लिए हड़ताल पे ही रहते हैं। ये शिक्षक किस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं, इसके कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो बिहार में मैंने देखा अजीब और गरीब था। कहा गया कि इनको सरकार, राज्य सरकार नियुक्त नहीं करेगी, इनको ग्राम पंचायतें नियुक्त करेंगी, क्योंकि ग्राम पंचायतों से करने में वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया था, तो उसके तहत ग्राम पंचायतों को कई अधिकार दिए गए, तो बिहार सरकार ने उनको अधिकार दिए, आप नियुक्त कीजिए। ये 2006-7 की बात है, आज आज भी चलता है ये। तो जब ये अनाउंस हुआ कि ग्राम पंचायतें नियुक्त करेंगी, और उसकी जो भी जरूरी है कि 12वीं कक्षा पास हो, जो भी लिखा था वो एलिजिबिलिटी भी डिक्लेयर हो गई, तो नजारा ये था
कि शिक्षक बनने वाले लोग बड़े बड़े टेम्पो किराए पे लेते थे और एक गांव की ग्राम पंचायत में पहुंचे, सबने अपने आवेदन पत्र दिए, उसके बाद वही टेम्पो वहां से आगे लेके उनको बढ़ा, अगले ग्राम पंचायत में गए, वहां भी इन्होंने अपने अपने आवेदन पत्र दे दिए, एप्लीकेशन लगा दी और घूमते रहे। कई दिनों तक हर उनका टेम्पो जाता था, आवेदन पत्र देता रहता था। और जब ग्राम पंचायतों ने उनको देना था, अपॉइंट करना था, तो सबने वहां, हर ग्राम पंचायत ने उन आवेदकों से, एप्लीकेंट से, सबने घूस मांगी, सबने रिश्वत मांगी। एक जगह नहीं, कई जगह आवेदन दिया था, कई जगह रिश्वत दी। अब जो शिक्षक इन हालातों में से निकलकर शिक्षक बनेगा, आपको क्या लगता है उसमें शिक्षण के जिम्मेदारी को लेके आस्था होगी? पूरी तरीके से फटे हाल व्यवस्था में से निकलकर, उस प्रक्रिया में से निकलकर लगभग हमारा सिर लज्जा से झुक जाए उस प्रक्रिया की बात को सुन के। इसमें से आप भारत के बच्चों के लिए शिक्षक अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो क्या हाल होंगे स्कूलों के, वो आप सोच सकते हैं। जब तक शिक्षक को एक सही स्थान नहीं मिलेगा, तब तक आप उम्मीद मत कीजिए कि भारत में स्कूली हालात कभी बेहतर होगी। और स्कूल बेहतर नहीं होंगे तो कॉलेज और विद्यापीठ कैसे बेहतर हो जाएंगे? आखिरकार बच्चे तो स्कूलों से ही आते हैं ना, कॉलेज और विद्यापीठों में। इसलिए स्कूलों के हालात ठीक करना एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है किसी भी सरकार के लिए, और हम लोगों के लिए जो हम अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और हालत शिक्षकों की, उनसे जब चाहो जो काम करवा लो, पढ़ाई लिखाई को छोड़ के जो मर्जी आप काम करवा लीजिए उनसे। कोविड के दौरान क्या हुआ, महाराष्ट्र का तो मुझे मालूम नहीं, मुझे कई राज्यों का मालूम है। शिक्षकों को जून के महीने में ऑर्डर आ गए कि सब काम पे वापस आ जाओ। तो हमारे साथी शिक्षकों ने बताया कि अब हम जा रहे हैं पढ़ाने, हमारी छुट्टियां खत्म हो गई, हम स्कूल खोलेंगे। तो 15-20 दिन बाद मैंने फोन किया कुछ लोगों को, मैंने कहा पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई? नहीं, हमको पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बुलाया था। जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं हमारे गांवों में जहां पे स्कूल है हमारा, हमको कहा गया प्रवासी मजदूरों की गिनती करो, उनके नाम वाम की लिस्टें बनाओ, उनकी जात पात और उनके मजहब मालूम करो, कितनी महिलाएं कितने पुरुष है मालूम करो, इसकी रिपोर्टिंग करो। उसके 2-3 हफ्ते बाद फिर पूछा अभी भी काम चल रहा है प्रवासी मजदूरों का? जी हाँ, अभी भी चल रहा है। अब हमको काम दिया गया है, पता करो वो कोविड की बीमारी उनको है या नहीं है। मैंने पूछा आप कैसे मालूम करोगे, आप तो डॉक्टर नहीं है। हाँ तो हमें भी मालूम, हम डॉक्टर नहीं, पर क्या करें, उन्होंने बताया तो हम जाके पूछ लेते हैं तुमको कोविड हुआ है? वो कहते नहीं हुआ, हम जाके लिख देते नहीं हुआ। तो RT-PCR टेस्ट हो, एंटीजन टेस्ट हो, ये सब करवाने की जरूरत नहीं है। शिक्षक को कहा तुम पूछ लो, उसे पूछ के बता दिया, आपने मान लिया कि किसी को कोविड नहीं है। इसलिए बिहार सरकार ने घोषणा कर दी हमारे यहाँ गांव में प्रवासी मजदूरों के आने से किसी को कोविड की बीमारी नहीं हुई। धारा 27 शिक्षण अधिकार कानून की, राइट टू एजुकेशन एक्ट कानून 2009 में बना, इसकी धारा 27 पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं पढ़िए, डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से, पढ़िए, तब मेरी बात को आप समझेंगे। वो धारा 27 कहती है, अगर कानून आप पढ़ते हैं, जो कानून विधानसभा बनाती है, संसद बनाती है, उसका तरीका होता है, उसकी जो बाएं हाथ का हाशिया होता है, मार्जिन, उसमें जो प्रावधान लिखा है कानून का, उसका शॉर्ट फॉर्म में बारीक अक्षरों में छोटे फॉन्ट में वो छपा होता है बाएं हाथ में, और फिर कानून होता है। तो बाएं हाथ में छपा है कि शिक्षकों से गैर शिक्षकीय काम न करवाने बाबत, अबाउट नॉट टेकिंग नॉन टीचिंग टास्क फ्रॉम टीचर्स, ये लिखा हुआ है। आगे पढ़िए तो आगे वो कहता है धारा 27 कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से, ये पूरे देश के लिए है, आपके लिए भी है, महाराष्ट्र के लिए भी, पूरे देश के शिक्षकों से कोई गैर शिक्षकीय काम नहीं करवाया जाएगा। अगर आप इतना पढ़ के रुक गए और खुश हो गए तो फिर भारी गलती करेंगे। पूरा पढ़िए ना। कहते हैं शिक्षकों, सरकारी स्कूल के शिक्षकों से कोई भी गैर शिक्षकीय काम नहीं करवाया जाएगा, सिवाय, एक्सेप्ट, सिवाय ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों के,
जो अब केवल 5 साल में एक बार नहीं होते, 5 साल के बीच में कई बार होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो गया, 1 साल बाद ही चुनाव के बाद उपचुनाव हो गए। तो उपचुनाव होते हैं, कोई कोई रिजाइन कर देता है तो उसकी जगह आता है, कोई गुजर जाता है तो उसकी जगह चुनाव होते हैं, होते ही रहते हैं। और 2 चुनावों के बीच में यही शिक्षक लगातार इलेक्टोरल रोल को अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते, लगातार यही काम रहता है। दूसरा काम जनगणना, पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव, अब जनगणना। और जनगणना एक जमाने में 10 साल में एक बार होती थी, अब वो लगातार चलती है। 2011 की जनगणना अभी तक पूरी नहीं हुई है, हो जाएगी 2021 के पहले हो जाएगी, पर अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो चलती रही 5-6 साल तक, तो शिक्षक ही गांव गांव घूमते रहे जनगणना के लिए। और तीसरा बहुत ही खतरनाक, आपदा राहत काम, ये पहली बार शिक्षकों से करवाया जा रहा है उस कानून के जरिए। आपदा राहत, बाढ़ पड़ी तो शिक्षक बुलाए जाएंगे, अकाल पड़ा तो शिक्षक बुलाए जाएंगे, आग लगी तो शिक्षक बुलाए जाएंगे, कोविड की महामारी आई तो शिक्षक बुलाए जाएंगे। तो ये शिक्षक पढ़ाएंगे कब? ये कानून बोलता है आपसे गैर शिक्षकी, इतने सारे गैर शिक्षकी काम करवाए जाएंगे। और वो कहता है सरकारी स्कूल के शिक्षकों से, खाजगी स्कूल के शिक्षकों को छूने की हिम्मत नहीं है सरकार की, छूने की हिम्मत नहीं है। तो वहां क्यों छुएंगे? वहां तो उनके अपने बच्चे पढ़ते हैं ना, मंत्रियों के, आईएएस अफसरों के, फॉरेन सर्विस के अफसरों के, रेवेन्यू सर्विस के अफसरों के, फॉरेस्ट सर्विस के अफसरों के, उनके अपने बच्चे पढ़ते हैं। तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों से कभी गैर शिक्षकी काम नहीं करवाया जाएगा, वे लगातार पढ़ाएंगे, रोज पढ़ाएंगे। और सरकारी स्कूल के शिक्षक को रोज मजबूर किया जाएगा कुछ और काम करने के लिए। उनसे तो चूंकि अब अकाउंटेंट नहीं अपॉइंट किए जाते, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को अकाउंटेंट नहीं मिलता है, तो पे बिल बनाने का काम, वेतन बिल बनाने का काम भी शिक्षकों से करवाया जाता है, और वेतन भी उन्हीं से बंटवाया जाता है। तो शिक्षक आपको एक अच्छा कर्मचारी मिल गया, उसे जो मर्जी करवाते जाओ। इस बदहाली में शिक्षक कैसे बच्चों के प्रति, बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित हो पाएंगे? कैसे उनमें प्रेरणा होगी कि मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, आज मैं अमुक अमुक विषय को इस ढंग से पढ़ा दूं, अमुक चीज को ऐसे पढ़ा दूं। उसके दिमाग को दिए है कल मुझको पता नहीं किस दूर गांव में जाना है पढ़ाने, चुनाव के लिए, चुनावी ड्यूटी के लिए, जनगणना ड्यूटी के लिए, या कोविड के मरीजों की गिनती करने के लिए। ये तीसरी बात पे आता हूँ, पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र, अभ्यासक्रम और पढ़ाने के तौर तरीके जो होते हैं, सिखाने के, ये सीखने के और सिखाने दोनों चीजों के, ये शिक्षण शास्त्र की बात है। ये अपने आप में मुश्किल विषय है, पर मैं कोशिश करूंगा सरल तरीके से पेश करने की। मैं यहाँ से बात करूंगा, ये मैंने उठाया भी था थोड़ा बहुत, कि शिक्षण का कहीं, वो अपना म्यूट कर लें जहां से आवाज आ रही है। शिक्षण का मकसद क्या होता है? शायद मैंने जवाब दिया होगा, मैंने याद नहीं मुझे, शहीद भगत सिंह के बहुत सुंदर जवाब है इस बात का कि शिक्षण क्यों होता है। शहीद भगत सिंह ने एक 2 पेज का एक लेख लिखा है, उसका नाम है विद्यार्थी और राजनीति। बड़ा खूबसूरत लेख है, पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा पढ़ के। मैं उसके उद्देश्यों को लेके उनकी एक बात बता रहा हूँ। वो लिखते हैं उसमें कि हमारे, ये ब्रिटिश जमाने की बात है, 1928 का लिखा हुआ लेख है। तो वो लिखते हैं कि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं और गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर हैं, वो बार बार कहते हैं कि तुम जो विद्यार्थी लोग हो लाहौर के, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग पॉलिटिक्स बहुत करते हो। तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं, पर ये कहा जा रहा है तुम पढ़ते, तुम्हारा काम पढ़ना है। हमने मान लिया हमारा काम पढ़ना है, हमें माँ बाप ने इसीलिए भेजा कॉलेज में, हम पढ़े, ये हम मानते हैं। लेकिन इस पढ़ाई का हम क्या करें? ये जो हमको पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, इसको पढ़ के तो हमें कभी समझ में नहीं आता कि हमारे देश की मुख्य समस्याएं क्या है, हमारे देश में गरीबी क्यों है, देश में शोषण क्यों है, देश में इतनी गैर बराबरी क्यों है, देश गुलाम क्यों है। हमारे देश की इन समस्याओं को समझने के लिए हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारे अभ्यासक्रम में, हमारे किताबों में तो कुछ भी नहीं है। तो जब हम यहां से पढ़ लिख कर निकलेंगे
तो हमें तो मालूम नहीं होगा कि देश की समस्याएं क्या है। उन समस्याओं से जूझने के लिए हम युवाओं की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हम क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये शिक्षा फिजूल है, हमारे किसी काम की नहीं है, फिजूल है, किसी काम की नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं। अब इससे बेहतरीन व्याख्या शिक्षा का मकसद क्या हो मैंने और नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त है। इसी को आगे बढ़ाकर एक और बात, मैं इसी से अभ्यासक्रम के मकसद की बात खत्म कर दूंगा, इसी बात से, भगत सिंह की कहानी से। वो ये कहते हैं आगे कि हमको बोला जाता है तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, हम बहुत सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स होती क्या है आखिर। अब हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। जब महात्मा गांधी आते हैं लाहौर, तो हम विद्यार्थी टोली बनाकर उनका स्वागत करने जाते हैं। जब शाम को वो बड़े मैदान में, खुले मैदान में व्याख्यान देते हैं, हम तब सुनने जाते हैं। ऐसा ही हम तब करते हैं जब जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं, तब भी हम यही करते हैं। लेकिन जब दिल्ली से ब्रिटिश राज के वायसराय आते हैं, तो हमको जबरन उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पे ले जाया जाता है और जबरन उनका लेक्चर सुनने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया जाता है। अब हम समझ गए कि पॉलिटिक्स क्या है। वायसराय का स्वागत करना, उनका लेक्चर सुनना पॉलिटिक्स नहीं है। गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, उनका लेक्चर सुनना पॉलिटिक्स है। हम अब समझ गए। तो जो शिक्षण व्यवस्था हमको चापलूसी करना सिखाती है और चापलूस बनाती है, वो शिक्षण व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है, हमने इसको खारिज कर दिया। मेरे साथियों, ऐसे ही हमको आज के हालात में हमारी शिक्षण व्यवस्था के मकसद पहले तय करने होंगे। जो शिक्षण व्यवस्था इतने जबरदस्त ऐतिहासिक किसान आंदोलन से हमको प्यार करना नहीं सिखाती, उस आंदोलन के जबरदस्त मैनेजमेंट को देखकर, उनके जोश को, उनकी उनकी मजबूती को देखकर, जो हमको सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं करती, उनको सलाम करने के लिए तैयार नहीं करती, उनको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं करती, वो शिक्षण व्यवस्था किस काम की। ये उद्देश्यों से जुड़ी बात है। अगर इनको प्राप्त करना है तो शिक्षा कैसी हो? वो वैसी शिक्षा नहीं हो सकती जो आपको रटवाए कि भारत का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड कितनी डिग्री उत्तर में, कितनी डिग्री दक्षिण में, कितनी डिग्री पूर्व में, कितने पश्चिम में, चारों याद कर लो। तुमसे पूछा जाएगा, अगर नहीं लिख पाए तो 0 नंबर आ जाएंगे। पर आपसे ये नहीं कभी पूछा जाएगा ये जो डिग्रियां तय होती हैं, ये कैसे नापी जाती हैं, किस तरीके से नापी जाती हैं, किसने पहली बार नापी होंगी, क्यों नापी होंगी, इसमें गलती होती तो कैसे होती है। ये सब नहीं सिखाया जाएगा। हमको रटने वाली चारों डिग्रियां लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की रट लेनी होगी। तो पूरा विज्ञान, जिसको डॉक्टर नवोलकर बार बार कहते रहे, विज्ञान से वैज्ञानिक मानस का निर्माण होता है और विज्ञान हमको नए सिरे से सीखने के लिए, नए सवाल उठाने के लिए तैयार करता है। लेकिन यहाँ तो विज्ञान का भी इस्तेमाल केवल रटवाने के लिए, जानकारी रटवाने के लिए, पर जानकारी पर सवाल उठाने के लिए कोई उसमें गुंजाइश नहीं है हमारी शिक्षण व्यवस्था में। इस पर आपको और गहराई से जाना है तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा, वो मराठी में जरूर उपलब्ध होगी किताब, पॉलो फ्रेयर की लिखी हुई किताब। पॉलो फ्रेयर जो देश ब्राजील नाम का दक्षिणी अमेरिका में है, जिसका बहुत शोषण अमेरिका ने किया, उस देश को गरीब बनाया। वहां पर पॉलो फ्रेयर एक शिक्षक थे जो आज दुनिया के महानतम शिक्षाविदों में गिने जाते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा योगदान था शिक्षण व्यवस्था में, वो था शिक्षण से कैसे मुक्ति की रास्ते को ओर हम बढ़े, शिक्षण हमको मुक्ति की ओर कैसे ले जाए। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, शिक्षण और मुक्ति के रिश्ते को स्थापित करना। और उनकी एक बहुत मशहूर किताब है उत्पीड़ितों का शिक्षण शास्त्र। मुझे पूरा विश्वास है मराठी में बहुत सुंदर उसका अनुवाद होगा, उसको जरूर पढ़िए अगर आपको इन सब बातों को, अभ्यासक्रम का उद्देश्य और शिक्षण शास्त्र की बात को समझना है। अब मैं इस पर आपको शिक्षकों की बात को भी जोड़कर और अभ्यासक्रम की भी बात को जोड़कर एक आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ।
और वो कहानी जो चौथा खंबा उससे भी जुड़ जाती है कि शिक्षण व्यवस्था का प्रशासन कैसे होता है। वो कहानी ये है, आप शायद सुन चुके हैं मेरे परिचय में भी, कि हमने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के लगभग 300 सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक, जो मिडिल स्कूल कहलाता है, वहां पर हमने विज्ञान पढ़ाने का तरीका सरकार की अनुमति से बदल दिया। 1972 से लेके 2002 तक 30 साल तक ये बदला रहा। अभी और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सरकार से अनुमति मांगी हमने, मध्य प्रदेश शासन से। वो अनुमति हमको कैसे मिली वो अलग कहानी, वो हमको मिली और उसमें हमने विज्ञान पढ़ाने का पूरा तौर तरीका बदल दिया। अब उसकी कहानी ये है कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ, हाँ, एक कहानी बताते हैं आपको। वो है कि बच्चों के सामने ये प्रश्न रखा गया, उसमें ये हमारा सिद्धांत था कि विज्ञान रटने को नहीं है, विज्ञान समझने को है, और समझने के लिए बच्चों को खुद अपने हाथों से प्रयोग करना है। तो हर कक्षा में जहां मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो 4-4 बच्चों की टोली बनाकर 10 टोलियों में प्रयोग किए जाएंगे और प्रयोग किए गए। ये भारत के स्कूली इतिहास में एक ही बार हुआ है, वो जो 30 साल वहां पे काम चला, जहाँ पे बच्चों ने विज्ञान का हर विषय खुद प्रयोग करके, खुद तजुर्बा लेकर, अनुभव प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त किया, खुद ही किया। तो हर बच्चे ने अपने हाथों से प्रयोग किए। तो 4-4 की टोलियों में हुए। तो ये तय हुआ कि ये 10 टोलियां जो स्कूल की हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, और वो गरीब इलाकों में जाएंगी या झोपड़पट्टियों में जाएंगे, और वहां पर जाकर वो ये पता करेंगे कि यहाँ पर वो बच्चे जिनका जो कुपोषित हैं, जिनका पोषण ठीक से नहीं हुआ, वो कितने हैं और किन परिवारों के हैं। तो अध्ययन किया गया, गांव गांव गए, शिक्षक भी साथ में गए और उन्होंने सब किया। तो इसको हमने बोला था ये फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, विज्ञान के पीरियड में परिभ्रमण हो रहा है, फील्ड ट्रिप हो रहा है। तो वो गए उसमें, फिर लौट के आए, फिर सबने अपने जो आंकड़े इकट्ठे किए, कितने बच्चे कहाँ मिले, किन परिवारों के थे, वो किस जाति के थे, वो सब उन्होंने लिखा, लिखे अगली बार उन्होंने पेश किया। हर स्कूल में ऐसा हुआ। उसमें से निष्कर्ष ये निकला कि कुपोषण जो है वो केवल गरीबों के गरीब मोहल्लों में पाया जाता है, या वो दलित मोहल्लों में पाया जाता है। और दलित गरीब भी होते हैं, और जो गरीब, जो दलित नहीं है, वो भी जब गरीब है, उन्हीं मोहल्लों में कुपोषण पाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न उठा कि कुपोषण केवल गरीबों में क्यों होता है, केवल दलितों में क्यों होता है। ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं कि बेहतर कुपोषण क्या, बेहतर पोषण क्या होता है, लेकिन वो अंडा नहीं खरीद सकते, वो दाल नहीं खा सकते, इसलिए कुपोषित है, दूध नहीं पी सकते, इसलिए कुपोषित है। ये परिभ्रमण से बहुत कुछ सीखा। कई परिभ्रमण कोर्स का हिस्सा थे। रटवाना बंद हो चुका था, इसलिए परीक्षाओं में भी रटी हुई बातें नहीं पूछी जाएंगी। परीक्षाओं का भी पद्धति बदल दी। जो बोर्ड परीक्षा थी उस समय 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा थी, तो वो बोर्ड परीक्षा के भी सारे कायदे कानून बदल दिए गए। अब बच्चे खुद प्रयोग करके सीख रहे हैं। इस परिभ्रमण की जो परिपाटी जोड़ी गई वो एक तरीका था, बाकी प्रयोगों का था। उसको लेकर जो स्कूलों में इंस्पेक्शन की व्यवस्था थी, जो इंस्पेक्टर साहब थे बहुत परेशान होते थे। तो स्कूलों में इंस्पेक्टर जो था, मैं चौथा खंबे की बात कर रहा हूँ प्रशासन की, इंस्पेक्टर साहब जब देखते थे क्लास खाली है, शिक्षक भी नहीं है, तो शिक्षकों की जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, गोपनीय रिपोर्ट, आप शिक्षक लोग जानते होंगे, उसमें लिख देते थे आज क्लास खाली पाई गई और शिक्षक नदारद था, गायब था। तो जब कार्यक्रम नया नया 72 में शुरू हुआ 1972 में, तो उसके 1-1.5 महीने के बाद जब हमने मासिक गोष्ठी की शिक्षकों से जानने के लिए क्या आपके अनुभव है इस नई व्यवस्था में, तो उन्होंने कहा अब हम परिभ्रमण पर कभी नहीं जाएंगे, हमने बहुत बड़ी गलती की, आपकी बात मान ली, अब हम दोबारा परिभ्रमण पर फील्ड ट्रिप पे नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? तो हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखिए, हम लाए आपको दिखाने के लिए, देखिए इंस्पेक्टर ने क्या लिख दिया, हम गायब थे, क्लास खाली थी, तो हमारा तो इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, अब हम ये नुकसान नहीं उठा सकते। तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाया बातचीत करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, उनको सारी बात बताई। इनको मालूम था कि इनको सरकार ने परमिशन दी, तो मालूम था उनको। उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन का समय दो,
मैं इसका हल निकालूंगा। 2 दिन के बाद एक डेमी ऑफिशियल डीओ नोटिफिकेशन इशू किया जिला शिक्षा अधिकारी ने, ये कहते हुए कि आज के बाद जो जो स्कूल होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम होविशिका में जुड़े हुए हैं, उन स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी अगर वो क्लास में गायब पाए गए। उनकी क्लास भी गायब थी, उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। उनका बाहर जाना, बाहर जाकर खेतों में जाना, जंगलों में जाना, सामान इकट्ठा करना पढ़ाई लिखाई के लिए, फूल पौधे लाना, पत्थर बीन के लाना, उसके उस पत्थरों के प्रकार कितने ये जानना, ये सब पढ़ाई लिखाई का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। मेरे ख्याल से आधुनिक भारत के इतिहास में जब से सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने 1848 में स्कूल खोला उत्पीड़ित जाति की बच्चियों के लिए पूना में, तब से लेके आज तक ये पहली बार हुआ होगा 1972 में जब जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसा ऑर्डर पास किया हो। अब आप पर कोई एक्शन नहीं होगा अगर आप गायब पाए जाते हैं। ये भारी ऐतिहासिक तब्दीली शुरू हो गई थी, लेकिन प्रशासन बदल रहा है। तब प्रशासन नहीं बदलेगा तो ये संभव नहीं है। इसी तरीके से एक समस्या उठी जब बच्चे प्रयोग करते थे तो जो प्रयोग का सामान सरकार ने दिया था वो टूट फूट जाता था, खराब हो जाता था, कुछ चीजें गायब हो जाती थी। खासकर चुंबक से बहुत प्रयोग होते थे, मैग्नेट से। तो चुंबक बच्चों को बड़ा पसंद आता था, जेब में रख के चल देते थे घर, तो चुंबक गायब हो जाता था। तो एक बारी ऐसी ही मासिक गोष्ठी में शिक्षकों ने फिर कहा अब हम प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग क्यों नहीं करेंगे कि जब सामान टूटता है तो हमें नोट करना पड़ता है कि इतना स्टॉक मिला, अब इतना कम हो गया। ऐसे कम होता गया तो हमारी तनख्वाह में से काट दिया जाएगा। ये नियम है शासन का। फिर एक ऑर्डर पास किया जिला शिक्षा अधिकारी ने कि होविशिका से जुड़े हुए स्कूलों में जब प्रयोग किए जा रहे हैं तो सामान का टूटना स्वाभाविक है, सामान का खो जाना भी स्वाभाविक है। अब उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति शिक्षकों के वेतन को काट के नहीं की जाएगी। 2 उदाहरण दे रहा हूं, भी और नहीं दे रहा, बहुत सारे उदाहरण है। ये इसलिए दे रहा हूं कि जो प्रशासन है वो एक मुक्तिकामी शिक्षण व्यवस्था, मुक्तिकामी शिक्षण शास्त्र के पक्ष में नहीं है, उसके खिलाफ है। पूरा प्रशासन उसके खिलाफ है। और जब तक इस प्रशासन को चलते आप चलते देंगे तब तक मुक्तिकामी शिक्षा नामुमकिन है। कम से कम हमारे स्कूलों में। स्कूलों के बाहर मुमकिन हो सकती है पर स्कूलों के अंदर नहीं। तो जो स्कूल ऐसे प्रशासन के तहत हैं जो बच्चों को, शिक्षकों को मुक्तिकामी शिक्षण से रोकती है, जाति व्यवस्था के खिलाफ अगर कुछ पढ़ाया जाएगा तो इन शिक्षकों पे भारी एक्शन होगा। उनके खिलाफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे लिखा जाएगा ये मनुवादी सिस्टम के खिलाफ पढ़ा रहे थे, मनुवाद के खिलाफ बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था और उसका प्रशासन कभी भी एक मुक्तिकामी शिक्षण शास्त्र जो पॉलो फ्रे ने जिसकी बात की थी उसको कभी भी हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, विद्यापीठों में नहीं दे सकता। वैसा शिक्षण शास्त्र नहीं दे सकता। शिक्षक जानते हुए भी नहीं दे पाएगा जब तक प्रशासन को बदला नहीं जाएगा। हम लोगों ने इसमें काफी कुछ काम करके काफी कुछ सफलताएं भी प्राप्त करी जब तक ये कार्यक्रम चला 30 साल तक स्कूलों में, पर अभी और उसके बारे में नहीं। ये 4 खंभों की मैंने बात आपसे की है, लेकिन ये बात करते करते मुझे याद आया कि एक 5वां खंभा भी तो है। वो 5वां खंभा कहाँ है? वो स्कूल की का जो भी बिल्डिंग है, छोटी या बड़ी, उसके ठीक बीच में होता है, जो सारे स्कूल की छत को संभाल के रखता है। वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। इसलिए तो मैंने अपने इस व्याख्यान के शीर्षक में उसका शामिल नहीं किया, केवल 4 खंभे बोले। 5वां खंभा दिखता नहीं है। वो किस चीज का है? वो उस संसाधन का है, धनराशि का है जो सरकार बेहतरीन स्कूल बनाने के लिए उपलब्ध कराती है। पैसों का है। उन पैसों से ही शिक्षकों का वेतन आता है, पैसों से ही बिल्डिंग बनती है, उस पैसों से ही बिल्डिंग में टपकना बंद किया जाता है,
उस पैसों से ही प्रयोगशालाएं बनती हैं, पाठ्य पुस्तकें आती हैं, मध्याह्न भोजन अब दिया जाता है। और अगर 14 लाख स्कूलों में देना है, देश के 40,000 कॉलेजों को देना है, देश के 750 विद्यापीठों में देना है, तो भारी धन होगा। ये धन कितना होना चाहिए? इसके बगैर अगर शिक्षण व्यवस्था नहीं चलने वाली तो धन कितना होना चाहिए? क्या इसका कोई आकलन है? इसका कोई अनुमान है? जी हाँ, है। ये 1966 में उपलब्ध हुआ। इतनी पुरानी बात बता रहा हूं। 1964 में भारत सरकार ने एक आयोग बनाया। आयोग का नाम है कोठारी शिक्षा आयोग। उसका लोकप्रिय नाम है, वैसे उसका दूसरा नाम भी है, टेक्निकल नाम है। लोकप्रिय नाम है कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग ने एक भारी भरकम रिपोर्ट लिखी है। उसका वजन 1 किलो से ज्यादा है और गंभीर रिपोर्ट है। उसमें मेरे ख्याल से कोई 2000 पेज होंगे, अभी याददाश्त से बोल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ रखी हुई है नजदीक में। उसमें बहुत कुछ पूरे देश की शिक्षण व्यवस्था का विश्लेषण है, उसके बारे में आंकड़े हैं, जिलेवार आंकड़े हैं, कई बार तालुका लेवल के भी आंकड़े हैं, विद्यापीठों के बारे में आंकड़े, कॉलेजों के बारे में आंकड़े, बहुत गंभीरता से लिखी हुई देश की सर्वोत्तम गुणवत्ता की शिक्षण व्यवस्था पे लिखी रिपोर्ट मानी जाती है। उस रिपोर्ट ने ये हिसाब लगाया कि अगर ये सुविधा, इतने स्कूल होने चाहिए देश में और उसमें इतने शिक्षक होने चाहिए, शिक्षकों का इतना वेतन होना चाहिए, हर एक स्कूल में इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, इसी तरीके से इतने कॉलेज, इतने विद्यापीठ है, ये सब उन्होंने बारीकी से हिसाब लगाया। हिसाब को उन्होंने पेश किया। उस हिसाब से ये पता चलता है, कोठारी आयोग के अनुसार वो कह रहे हैं कि आने वाले 20 सालों में, सन 66 की रिपोर्ट है, आने वाले 20 सालों में यानी कब तक? सन 86 तक, जो खर्च है उस समय वो भारत की आमदनी का, पूरी आमदनी जो देश की है, पूरा जो उत्पादन है, उत्पादन से जो आमदनी होती है, पूरी आमदनी, जिसके लिए एक नाम है, उसका नाम है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अंग्रेजी में बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीडीपी का वो 20 साल बाद इस तरीके से बढ़ाया जाए कि अभी वो केवल 2.5% है, 2.5% है, वो बढ़ते बढ़ते 6% सन 86 में हो जाए। तब देश की शिक्षण व्यवस्था बेहतरीन होगी, तब हर एक बच्चे को, हर एक युवा को बढ़िया शिक्षा मिल पाएगी। जब सन 86 आता है तो क्या होता है? तो पता चलता है कि केवल 3.5% हुआ है। जिसको 6% हो जाना चाहिए था वो केवल 3.5 हुआ है। इसका मतलब सन 66 और 86 के बीच में हर साल 67, 68, 69, 70, 71, 72 हर साल उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, उससे कम रह गया, हर साल कम रहा। तो सन 86 में भी 3.5% पर पहुंच पाया, जो 2.5% कम था। तो इसके खिलाफ बड़ी आवाज उठी। सन 86 की शिक्षा नीति ने पूरी गंभीरता से यह वायदा किया कि जल्दी से जल्दी हम जो खर्च करेंगे, सार्वजनिक खर्च करेंगे, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, वो कोठारी आयोग की अनुशंसाओं के हिसाब से वो अब 6% जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हो सकेगा तो 90 के दशक के अंदर ही हो जाएगा। तब जो विद्यार्थी और शिक्षक संगठन आंदोलन कर रहे थे, उनका आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ गया कि अब इतना बड़ा वायदा किया जा रहा है, लिखकर पार्लियामेंट में पास हुआ। ये नीति तो पार्लियामेंट में गई नहीं ना। उस समय तो पार्लियामेंट की इज्जत थी, उस समय लोकतंत्र जिंदा था, तो पार्लियामेंट के पास जाता था, वहां पे पास हुई। 6% सन 86 में होना था। लेकिन इस बात को लोग समझे नहीं। स्कूली शिक्षकों के संगठन भी नहीं समझे, कॉलेज शिक्षकों के भी संगठन नहीं समझे कि सन 86 में होना था। इसलिए वो गलत समझी के कारण कहते गए, आज भी कहते हैं, सन 2020 में भी यही नारा है कि हमारे सालाना आमदनी जीडीपी का 6% किया जाए, जबकि वो तो सन 86 में होना था। 86 से लेके 2020 तक लगभग 35 साल बीत चुके हैं। 35 सालों में वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना था 35 साल पहले।
तो हर साल जितना खर्च होना था, जो भी सुधार के लिए, बेहतरीन करने के लिए, बड़ी तादाद में शिक्षा देने के लिए जो भी खर्च होना था, वो नहीं हुआ, उतना कम हुआ। जितने स्कूल 35 साल में बन जाने थे वो नहीं बने, जितने कॉलेज और विद्यापीठ खुलने थे नहीं खुले, जितनी प्रयोगशालाएं बननी थी नहीं बने, जितने खेल के मैदान बनने थे वो नहीं बने, और 90 के दशक के बाद जितने कंप्यूटर और लैपटॉप देने थे नहीं दिए गए। जितने काम होने थे, जितने हमको बच्चों को आर्ट और पेंटिंग सिखाने के लिए, संगीत सिखाने के लिए वाद्य यंत्र देने थे, वो भी नहीं दिए गए। नाना प्रकार की कमियां रह गई। इसके बाद भी अगर मांग करते हैं कि हमको 6% दिया जाए, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये कमियां हमेशा के लिए बनी रहे हैं। जो सन 66 से बनी हुई कमियां थी वो सन 86 तक बनी रही, सन 86 से लेके 2020 तक बनी रही। इतने लंबे समय तक, लगभग मानिए 50 साल से ज्यादा, 54 साल तक, आधी सदी तक कमियां बनी रही। और आप कहते आगे भी बनी रहे 6% मांग के। ये गलत मांग क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल सबसे उन संगठनों से भी जो आज भी 6% की मांग करते हैं। अब 2020 की नीति की क्या बात करें? जब संगठन भी 6% की मांग करते हैं तो 2020 की नीति भी कह देती है हाँ 6% किया जाए, हम कर देंगे। तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। 6% की मांग आधी अधूरी है। इस बात को समझ के ही जिस संगठन में मैं काम करता हूं, अखिल भारत शिक्षण अधिकार मंच ने अपने जो आलोचना लिखी है 2020 की नीति की, लिखा है कि 6% नहीं, उसको इससे ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर पिछले 54 साल की कमियां दूर होंगी, नहीं तो कभी दूर नहीं होगी। ये 5वें खंबे की बात मैंने कर दी। अब प्रश्न होता है, ये खर्चे की बात, थोड़ा एक और बात जोड़ दें, इसका भी एक बहुत बारीकी से हिसाब लगाया गया है। 2006 में तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, और कमेटियां अक्सर अपना काम या तो ठीक से करती नहीं है, बहुत करती है, लेकिन ये कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया था, और इसके अध्यक्षता एक बहुत ही काबिल शिक्षाविद को, जो अर्थशास्त्री थे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री और शिक्षण व्यवस्था के अर्थशास्त्री थे, उसमें स्पेशलिस्ट थे। उनका नाम था प्रोफेसर तपस मजुमदार। वो जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था का अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और उसमें जो 3-4 मेंबर रखे गए, 4 मेंबर शायद, वे सब शिक्षण व्यवस्था के अर्थशास्त्री थे। कोई 1-2 तो उसमें प्रोफेसर मजुमदार के ही विद्यार्थी थे। इन्होंने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में हिसाब लगाया गया, और वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, बड़ा काम का हिसाब है। उन्होंने लगाया कि अगर वास्तव में जो पूरी कमी है 54 साल की पूरी करनी है, तो आपको 10% तक देना पड़ेगा हमारी सालाना आमदनी का, और कई साल तक उसको 10% पर बरकरार रखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वापस आकर जब हालात 54 साल की कमियां दूर हो जाती हैं, तो फिर उसको वापस आप 6% पे ला सकते हैं। फिर उन्होंने एक और बढ़िया हिसाब लगाया, इसका कितना हिस्सा किस चीज पे खर्च किया जाए। उन्होंने बताया हिसाब करके, इसका आधा हिस्सा 50%, यानी 6% में से 3% जो है आधा हिस्सा, वो 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पर खर्च किया जाए। आधा हिस्सा केवल 8वीं कक्षा तक, क्योंकि वो बुनियाद है पूरी शिक्षण व्यवस्था की। अगर 8वीं कक्षा तक अच्छी शिक्षा देने की सुविधाएं नहीं दी, तो आगे क्या करेंगे विद्यार्थी? कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां पर विज्ञान की, गणित की, भाषा की, आपके साहित्य की, साहित्य पढ़ने की आपकी क्षमताओं की, सामाजिक विज्ञान की बुनियाद डाली जाती है। इसलिए 8वीं कक्षा तक आधा जो भी दिया जाएगा उसका आधा वहां खर्च होना चाहिए, और जो बाकी आधा बचा है उसमें से 1.5% माध्यमिक शिक्षा, यानी सेकेंडरी एजुकेशन, 9वीं से 12वीं तक, इसमें आपका जूनियर कॉलेज शामिल महाराष्ट्र का, वो उसमें 1.5%। और जो बचा हुआ 25% है, वो जो है उसमें जो बचा हुआ है, ये 4.5% का हिसाब हो गया। 1% उच्च शिक्षा पे, कॉलेजों पे और विद्यापीठों पे, और आधा % इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जैसे IIT है, मेडिकल कॉलेज है, इनके ऊपर। ये जो जबरदस्त उन्होंने अपना लिख के दिया डिटेल में, अगर इसका पालन किया जाएगा तो हमारा 5वां खंबा बिल्कुल मजबूत होगा। फिर हमको क्यूबा की ओर नहीं देखना पड़ेगा कि वो हर 16 बच्चे पे एक टीचर दे देंगे। हम भी कह पाएंगे, हम भी 16 बच्चों पे एक टीचर दे देंगे, हम क्यूबा से सीखेंगे। ये 5 खंबों की कहानी है।
अब हमें करना क्या है? इसके लिए मैं फिर कोठारी आयोग की ओर जाऊंगा। कोठारी आयोग ने इस 6% वाली बात के अलावा जो सबसे ज्यादा उनकी, इससे भी ज्यादा जो ज्यादा मशहूर, देश भर में जानी मानी जो उनकी सिफारिश है, वो है समान स्कूल व्यवस्था की। उस पे केवल 2.5 पेज हैं। 2000 पेज की किताब में, रिपोर्ट में केवल 2.5 पेज इसके ऊपर है, पर सबसे महत्वपूर्ण पेज है वो 2.5 पेज समान स्कूल व्यवस्था के हैं। वो अनुशंसा ये कहती है, सिफारिश ये है कि देश के सभी बच्चों को ऐसे स्कूल व्यवस्था दी जाए जिसमें हर स्कूल के मापदंड बराबर होंगे दूसरे स्कूलों के। यानी तमाम स्कूलों के जो मापदंड तय होंगे, जैसे उदाहरण के लिए कितने बच्चों पे एक टीचर हो, हाई स्कूलों में किस तरह की प्रयोगशाला हो, रसायन शास्त्र की अलग, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, बायोलॉजी की अलग, उसमें क्या क्या उपकरण हो, वहां पे उनको संगीत सिखाने के लिए किस तरह के वाद्य यंत्र हो, उनका खेल का मैदान कैसा हो, आज के जमाने में कंप्यूटर की लैब कैसी हो, आदि आदि जितनी, और शिक्षकों का वेतन कैसा हो, शिक्षकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम, बीएड के प्रोग्राम, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड के प्रोग्राम कैसे हो, वहां पे सुविधाएं कैसी हो। ये तमाम चीजों को जब आप ऐसे ध्यान में रखकर आप बनाएंगे, ऐसे स्कूल व्यवस्था खड़ी करेंगे, वो समान स्कूल व्यवस्था होगी। ये नहीं कि 1800 मतलब 1100 केंद्रीय विद्यालय और 700 नवोदय विद्यालय और बाकी बचे जो 14 लाख में से वो फटेहाल। ये नहीं है कॉमन स्कूल व्यवस्था। कॉमन स्कूल व्यवस्था में खास बात उन्होंने लिखी कि शिक्षकों का वेतनमान सम्माननीय होगा। आप वेतनमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। शिक्षक को समाज में सबसे ऊंचा सम्मान मिलना चाहिए। इनमें से कोई बात नहीं मानी गई। समान स्कूल व्यवस्था के लिए उन्होंने ये भी कहा, ये तभी हो पाएगी जब एक ऐसा भी नियम बनेगा या कानून बनेगा जिसमें ये लिखा होगा, हर एक परिवार को, चाहे वो खेत मजदूर का हो, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति का हो, या वो टाटा बिरला का हो, हर एक परिवार को अपने बच्चे बच्ची को उनके घर के तो सबसे नजदीक सरकारी स्कूल है वहां पर भर्ती करना होगा और कहीं नहीं जा सकते। सबसे नजदीक के सरकारी स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा, तब समान स्कूल व्यवस्था होगी। जब ये रिपोर्ट आई 66 में, तब आप पूछेंगे अगर कि कितने प्राइवेट स्कूल थे, खाजगी स्कूल कितने थे, नाम मात्र के, नाम मात्र के। मैंने बहुत जगह से पता किया उस समय कितने रहे होंगे, हिसाब किसी के पास नहीं था, पर जोड़ जाड़ के लोगों ने कहा अधिकतम 5000, आज 5 लाख है, अधिकतम 5000। तो अगर उनको छोड़ भी दें, बाकी तमाम बच्चों के लिए जो करोड़ों में है, आज स्कूल में जाने वाले, हाई स्कूल तक जाने वाले बच्चों की संख्या तो 29 करोड़ है। तो आज जो करोड़ों में बच्चे हैं, इनको कॉमन स्कूल सिस्टम, समान स्कूल व्यवस्था से ही बेहतरीन शिक्षा मिल सकती है। और उसकी शर्त है कि अपने पड़ोस में सबसे नजदीक स्कूल जो पड़ोस का है, वहां आपके बच्चे जाएंगे। और वहां से वो नारा निकला जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी बड़े भारी विचारक और उसके योद्धा भी थे समाजवाद के, उन्होंने बहुत पहले दे दिया था। वो हम लोग आज तक कहते रहे कि राष्ट्रपति की हो या मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये तो नहीं है आज में, आज नहीं है ये शिक्षा। इस बात को जानते हुए कि भारत का समाज कैसा है, भारत का शासक वर्ग उच्च वर्गों जातियों का है, इस बात को जानते हुए कोठारी शिक्षा आयोग ने इसी चैप्टर में, कॉमन स्कूल सिस्टम के 2.5 पेज वाले चैप्टर में एक और बात लिख दी। और बड़ी मौजूद बात है वो, आज के लिए तो बहुत ज्यादा। उस समय तो शिक्षा का खाद्यीकरण नाम मात्र था, आज वो आसमान छू रहा है। तो उन्होंने लिखा था कि भारत एक लोकतंत्र है। सब जानते हैं, मोदी जी भी कहते हैं भारत एक लोकतंत्र है।
तो वही बात कोठारी आयोग ने सन 66 में कह दी। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन कहाँ फर्क है, लोकतंत्र में किसी भी ऐसे शिक्षा संस्थान के लिए कोई जगह नहीं हो सकती जो 1 रुपया भी फीस लेता है। आज वो 1 रुपया शायद 500 रुपए के बराबर होगा, उस समय का 1 रुपया। तो छोड़िए 500 रुपए की बात है, बात हो रही है जो 1 रुपया भी फीस लेता है, उसके लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि 1 रुपए फीस लेने का मतलब भेदभाव की शुरुआत। जिसके पास 1 रुपया है वो अपने बच्चों को भेज पाएंगे, जिसमें 1 रुपया हर महीने का नहीं है, महीने की फीस, वो अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। और कल आप 10 रुपए कर देंगे, फिर आप 100 रुपए कर देंगे, आप बढ़ाते जाएंगे। ये संविधान के कलम नंबर 15(1) का उल्लंघन करता है। ये तो नहीं लिखा उन्होंने, ये हम समझ रहे हैं, पर ये भेदभाव की शुरुआत करता है। और ये बात आप रख लें, आप समझ लें, तो इसका मतलब कोठारी आयोग कह रहा है अगर समान स्कूल व्यवस्था लागू करनी है तो खाजगी स्कूलों को बंद करना होगा, उनका राष्ट्रीयकरण करना होगा। आज 5 लाख स्कूल है, 5 लाख स्कूलों का खाजगीकरण कीजिए, राष्ट्रीयकरण कीजिए। उस समय 5,000 थे, आज 5 लाख है, सबका राष्ट्रीयकरण कीजिए। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब अब वो वहां पर देश के हर वर्ग के बच्चे जा पाएंगे जिनका घर उस स्कूल के नजदीक होगा। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। बहुत ही उम्मीदें थी कि 2009 में जो कानून बना, शिक्षा अधिकार कानून, वो समान स्कूल व्यवस्था को पुख्ता करेगा। उसके पहले सन 2002 में संविधान में एक संशोधन हुआ, दुरुस्ती हुई, मराठी में दुरुस्ती हुई 2002 में। उसमें से 66वां संविधान दुरुस्ती कानून बना, 66वां संविधान दुरुस्ती कानून 2002। अब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। उसने ये कहा कि जो अनुच्छेद कलम नंबर 45 थी उसका सहारा लिया और कहा कि अब हम इसको मौलिक अधिकार का दर्जा देते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं मौलिक अधिकार का दर्जा सन 92 में दिया जा चुका था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, खंड 4 और खंड 3 को इकट्ठे जोड़कर। और कलम नंबर 45 जो खंड 4 में, उसको खंड 3 के 21 नंबर की कलम जीवन के अधिकार की, जीने के अधिकार के साथ जोड़कर कलम नंबर 45 को 14 साल की उम्र तक के सब बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दे दी जाएगी 10 साल के भीतर। उसको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का दर्जा मिल चुका था। इसके बावजूद 2002 में उसको उस असर को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए उसमें दुरुस्तियां की गई, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लगभग ना के बराबर कर दिया। 66वें संविधान संशोधन की, संविधान दुरुस्ती की बात कर रहा हूं। मैंने एक सवाल के उत्तर में कुछ जवाब दिया था, एक बार फिर कर दूं और तब मैं समान स्कूल व्यवस्था पे वापस आ जाता हूं, जिसके लिए हमको लड़ाई लड़नी है। हमें क्या करना है उसका जवाब दे रहा हूं। 2002 के नए कानून को पकड़ लीजिए। उसने ये कहा, पहली बात तो ये की कि कलम नंबर 45 जिसका सहारा लिया वो कहता था 14 साल की उम्र तक के, जिसमें 6 साल से नीचे की उम्र के सभी बच्चे शामिल थे जिनकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको आपकी नई भाषा में किंडरगार्टन की शिक्षा बोला जाता है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उनके पोषण और स्वास्थ्य का इंतजाम जो आंगनवाड़ियां करती हैं, 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए आंगनवाड़ियां जो इंतजाम करती है, उसके साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ये कलम नंबर 45 में शामिल था। इसको हटाने के लिए जो संविधान में दुरुस्ती की गई, जिसको कहा गया शिक्षा अधिकार की दुरुस्ती है, धोखा देने के लिए कहा गया, उस दुरुस्ती में लिखा गया कि अब ये अधिकार 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों का होगा। मैंने उस समय जो लेख लिखा उसके लिए एक हिसाब लगाया कि 6 साल से कम उम्र के कितने बच्चे भारत में हैं जिसका अधिकार ये संसद दुरुस्ती करके 2002 में छीन रही है। तो मुझे मालूम चला देश में 17 करोड़ बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं जिनका पूर्व प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य का इंतजाम, पोषण का इंतजाम
वो सब एक झटके में संसद ने छीन लिया तत्कालीन सरकार के कहने पर। और मैंने लिखा ये जो आबादी है 17 करोड़ 6 साल से कम उम्र के बच्चों की, ये ऑस्ट्रेलिया देश की पूरी आबादी के बराबर है। अधिकार छीनते हैं और कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून हो रहा है। इसके बाद वहां रुके नहीं, फिर कहते हैं ये कानून उस तरीके से बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा जिसको सरकार तय करेगी। ये नहीं कि जो संविधान से निकलता है, यानी उसमें कोई गैर बराबरी नहीं होगी जो 15(1) बोलता है। उसमें सामाजिक न्याय का पूरा एजेंडा होगा जो कलम नंबर 16 भी देता है, और खंड 4 का कलम नंबर 46 भी देता है कि आदिवासी और दलित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा, वहां भी ये लिखा हुआ है। तो सामाजिक न्याय का पूरा एजेंडा जो दलितों आदिवासियों की शिक्षा को, ओबीसी की शिक्षा को, बहुजनों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रावधान है, वो हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाए, इसलिए कह दिया गया जिस तरीके से सरकार तय करेगी। तो लिख सकते थे जिस तरीके से संविधान उसकी इजाजत देता है, ये नहीं लिखा जिस तरह से सरकार तय करेगी। सरकार ने मनमानी की और शिक्षा अधिकार कानून 2009 बना दिया जो शिक्षा के खाजगीकरण की भी व्यवस्था करता है। शिक्षा को कई परतों में बांटा हुआ है, बहुपर्ती व्यवस्था। जैसे मैंने बताया नवोदय गांव के और झोपड़पट्टी के प्राइमरी स्कूल तक की पूरी शिक्षण व्यवस्था परतों में बटी हुई है, बहुपर्ती शिक्षण व्यवस्था, मल्टी लेयर्ड। कुछ सवाल आए हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ। भारत की स्कूल व्यवस्था की बुनियाद है, मैं खत्म कर रहा हूँ। भारत की स्कूल व्यवस्था की बुनियाद है तो बहुप्रति शिक्षण व्यवस्था कभी भी देश को सही शिक्षण नहीं दे सकती। इसके लिए नाकामयाब होगी और नाकामयाब हुई है। इसीलिए 85% बहुजन बच्चे जो हैं उसके 90% बच्चे लगभग 12वीं कक्षा पार करने के पहले शिक्षण व्यवस्था से बेदखल कर दिए जाते हैं आज भी। और 2020 की शिक्षण नीति जरा भी इशारा नहीं करती ये जो बहुजनों के बच्चों को इतनी बड़ी तादाद में बेदखल किया जा रहा है, इस बेदखली को रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इस पर कुछ नहीं कहती, मौन है। बल्कि ये बताती है कि बेदखली की गति को कैसे बढ़ाया जाए और तेज कैसे किया जाए और जल्दी बेदखल कैसे किया जाए। ये जब मेरी अगली कड़ी जो है उसमें मैं बताऊंगा कि बेदखली की गति बढ़ाने के लिए, बेदखली तो हो रही है, उस बेदखली की गति बढ़ाने के लिए 2020 की नीति क्या जबरदस्त उपाय सोच रही है और बता रही है। ये अगली कड़ी में होगा। तो ये शिक्षण व्यवस्था जो बनती ही केवल 15% बच्चों के लिए है और युवाओं के लिए जो उच्च वर्गों उच्च जातियों के हैं, वो बनती ही है 85% को बाहर करने के लिए। उस शिक्षण व्यवस्था से अगर मुक्ति लेनी है तो लौट जाइए 1966 तक, 54 साल लौट जाइए और निकाल लीजिए कोठारी आयोग को और कहिए कि हमको एक ही हमारी मांग है, एक ही लड़ाई है, वो है समान स्कूल व्यवस्था की, पहली से लेके 12वीं तक। और अगर उसमें 6 साल से नीचे के बच्चे हैं तो आंगनवाड़ी से लेके 12वीं तक। ये हमारी मांग है, इस मांग के लिए लड़ेंगे, समान स्कूल व्यवस्था के लिए। तब आपको बहुत सारे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। शासक वर्ग ने अभी तक समान स्कूल व्यवस्था क्यों नहीं दी? और ये कहना बहुत जरूरी है कि समान स्कूल व्यवस्था बिना किए हुए क्या भारत में शिक्षा मिल पाएगी? कतई नहीं। आज संभव नहीं हुआ इतने सालों से, अगले 70 साल भी संभव नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं अगर समान स्कूल व्यवस्था नहीं लाई गई। एक बात और नोट कर लिए, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, वो 190 मुल्क हैं दुनिया में, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कहता है कि हमने अपने देश के सब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण बेहतरीन शिक्षा दे दी है और वो ये कहे साथ में कि हमारे यहाँ कॉमन स्कूल सिस्टम नहीं है। ऐसा एक भी मुल्क नहीं है, चाहे वो पूंजीवादी मुल्क हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुल्क हो, चाहे वो साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुल्क हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो। जिस भी मुल्क ने अपने सभी बच्चों को
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है, वहां पर कॉमन स्कूल सिस्टम है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, जापान हो, क्यूबा हो, यूरोप का फिनलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, स्वीडन हो, आपको उसका अपवाद मिलेगा ही नहीं दुनिया में। वहां पे खाजगी स्कूल नाम मात्र हैं, सरकारी स्कूल ही असली स्कूल व्यवस्था है। और मैं यहां यह भी जोड़ दूं, जिस देश की सरकार खाजगीकरण को आगे बढ़ाती है, वो अपनी उसकी शिक्षण व्यवस्था पिछड़ी होती है। पिछड़ेपन की निशानी है कि शिक्षण व्यवस्था का, आरोग्य व्यवस्था का, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था का, खेती की व्यवस्था का खाजगीकरण करो और आज की भाषा में कॉर्पोरेटीकरण करो, तो वो देश पिछड़ जाएगा, उनकी व्यवस्थाएं भी पिछड़ जाएंगी। अगर सरकार अपनी जवाबदेही अदा नहीं करती है कि सरकारी व्यवस्था पुख्ता हो, वो देश पिछड़ा होगा जो आज भारत के हालात हो गए हैं। इससे निकलना है, इस पिछड़ेपन से निकलना है, तो खाजगीकरण और कॉर्पोरेटीकरण को रोकना एक और देश की सारी व्यवस्थाओं को सरकार की संवैधानिक जवाबदेही बनाना, उसके लिए इसको मजबूर करना दूसरी ओर, ये हमारा प्रमुख लड़ाई का मुद्दा होगा, लड़ाई का प्रमुख मुद्दा होगा। जय हिंद आप सबको। आपके इस भाषण में आज का जो विषय है, इसका बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है। एक तो आपने सवाल किया है सभी को, देश के सभी बच्चों को, सभी युवाओं को समान शिक्षा क्यों नहीं है, समतामूलक शिक्षा क्यों नहीं है, ये सवाल पूछकर आपने अपने भाषण का आरंभ किया। उसके बाद जो 4 खंबे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक, अभ्यासक्रम और प्रशासन, इस पर आपने बहुत ही गहराई से जाकर विश्लेषण किया हुआ है। उनकी वर्तमान स्थिति, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में, और विशेष रूप से बिहार की शिक्षा प्रणाली जो है, वहां की शिक्षा व्यवस्था है, उसके बारे में जो आपने कहा, वो आंखें खोल देने वाला था। इसके बाद में आपने एक 5वें खंबे का भी जिक्र किया है, जो अदृश्य है, और वो है संसाधनों का, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर भी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। और अंत में हमें करना क्या है, फिर से आप इस प्रश्न के उत्तर के लिए कोठारी आयोग की ओर लेके गए हैं, और उसमें क्या क्या है। विशेष रूप से सभी को समान शिक्षा, सभी को समान मापदंड से हो, और जब तक ये नहीं होता तब तक स्कूली शिक्षा है या शिक्षा व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है, शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती है। और आपने प्राइवेटाइजेशन रोकना, खाजगीकरण रोकना, और संविधान के प्रति व्यवस्था को जवाबदेही बनाना, इस बात के साथ आपने आपका भाषण आज समाप्त कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अभ्यासपूर्ण चर्चा हुई, बहुत ही वैचारिक चर्चा हुई है। अब इसके बाद भी मेरे ख्याल से तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए लोगों के मन। फिर भी कुछ साथियों के मन में कोई प्रश्न है, कुछ प्रश्न आए हुए भी है, तो वह उस पर अभी विचार करते हैं कमेंट बॉक्स में जो आए हैं। और मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्याम सोनर जी से कि वे कमेंट बॉक्स में आए हुए प्रश्न एक के बाद एक पढ़कर सुनाए। कितने प्रश्न हैं श्याम? अभी जो है औरंगाबाद और वहां से 2-3 सवाल है जो इकट्ठे हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। नंबर 1, और वो सभी अंग्रेजी में है, उसको कॉपी पेस्ट करके मैंने आपको मेल में भी भेज दिया है। सबसे ऊपर वाला अगर आप मेल खोलेंगे तो आप पढ़ के सुना दो। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट जो है सवाल पूछने वाले अजीत खोजारे, नाम है अजीत खोजारे, डॉक्टर अजीत खोजारे, इज फ्रॉम औरंगाबाद, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र। नेम अजीत खोजारे फ्रॉम औरंगाबाद। हाँ, क्वेश्चन,
NEP NAEP 2020 recommends multidisciplinary nature of single discipline university. Again, I repeat, NAEP 2020 recommends multidisciplinary nature of single discipline university like agriculture, engineering, etc. Comma. What you suggest? Question mark. Why they have excluded medical and law? Full stop. Question complete. And second question. I read. NEP NAEP want to bring back ancient education system like in Nalanda and Takshashila, comma, is there was equitable education? Dr. Ajit Khojare, Aurangabad. And third question from, sorry, I repeat. Second question, NAEP want to bring back ancient education system like in Nalanda and Takshashila. Is there was equitable education? Question mark. Dr. Ajit Khojare, Aurangabad. Second question is completed. And now third, Mr. शैलेश देशमुख, उनका प्लेस नहीं यहाँ मौजूद है तो वो पता नहीं, तो मैं सवाल पूछता हूँ. Blending scientific temperament within kids and youth should be an essential and critical aspect in Indian education. I repeat again, Mr. Shailesh Deshmukh from this question. Blending scientific temperament within kids and youth should be an essential and critical aspect in Indian education. Over. और अभी बता दी कितने और सवाल हैं, मैं उसके हिसाब से टाइम भी देख लूंगा. नहीं, बस इतने ही सवाल आए हैं अभी तक. तीन सवाल आए हैं. हाँ. जो पहला सवाल है अजीत खोजड़े जी का. हाँ. ये कहीं से आवाज आ रही है बीच में, आप म्यूट कर देंगे, जहां से भी आवाज आ रही है म्यूट कर दें, पता नहीं कहां से आ रही है. हाँ, श्याम, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो पहला सवाल था उसमें अंत में उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी वाली बात की, वो मैं समझ गया. उसके बाद उन्होंने क्या पूछा कि व्हाई इज इट नॉट इन मेडिकल कॉलेजेस, ये पूछा. हाँ, व्हाई दे हैव एक्सक्लूडेड मेडिकल एंड लॉ एजुकेशन. मेडिकल एंड लॉ. देखिए, ये जो सवाल है, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि ये मल्टी डिसिप्लिनरिटी का जो मामला है इस नीति में, वो उसका मकसद क्या है वो मुझे स्पष्ट नहीं है. क्योंकि अगर गंभीरता होती, संजीदगी होती मल्टी डिसिप्लिनरिटी के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि सभी विषय, उनके बीच में जो रिश्ता होता है, आप अगर भूगोल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसमें कहीं आप नदियों की बात करेंगे तो नदियों का प्रवाह कैसे होता है, उसमें कुछ फिजिक्स भी आ जाएगी. अगर आप उत्तर पोल की बात करेंगे तो वहां पे बर्फ की बात हो रही है तो उसमें भी कुछ फिजिक्स आ जाएगी. कुछ उसमें और भी कुछ वहां पे जो जिस गति से बर्फ पिघलती है, नहीं पिघलती है, ये सारे सवाल जो हैं ये जुड़ जाते हैं. तो भूगोल केवल भूगोल नहीं है, तो बहुत कुछ है. फिर ये भी है कि विभिन्न देशों में जो लोग रहते थे वो कहीं और चले गए, उस देश को छोड़ के मध्य एशिया से वो भारत तक आ गए, तो वो क्यों आ गए भारत, क्यों नहीं वहीं पे रहे. तो ऐसे बहुत सारे सवाल कई विषयों को, इतिहास को, भूगोल को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को जोड़ देती है. फिजिक्स केमिस्ट्री में तो अंतर करना ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है. तो और जो बायोलॉजी है उसका तो, बायोलॉजी तो पूरी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री पर आधारित है. उसे आप अलग कर देंगे तो बायोलॉजी में बहुत कुछ निकल जाएगा, बचेगा ही नहीं. तो आदि ये जो बात है, विषयों को जोड़ के पढ़ाया जाए, अगर इसको लेके गंभीरता होती तो ये बात केवल उच्च शिक्षा के खंड में नहीं लिखी होती, ये स्कूली शिक्षा के भी खंड में होती. वहां क्यों नहीं है? वहां क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ये गंभीर नहीं है. उन्होंने तो इसलिए लिख दिया वहां पर कि वो ये कह रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट के कॉलेज ऐसे जो खुल गए हैं जहां पर सभी विषयों को जोड़कर नहीं पढ़ाया जाता, वो बंद हो जाए. ये बंद करने के रास्ते खोलते हैं. इनका सारा एजेंडा ही ये किस तरीके से बंद कर दें, वो रास्ते खोलते रहते हैं. कहते नहीं कि हम बंद करेंगे, पर वो अंत में बंद करने का एजेंडा दिखता है.
ये गंभीर होते हैं तो पहली कक्षा से क्यों कहते हैं वहां पे ये पढ़ाया जाएगा, वो फिजिक्स अलग पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री अलग पढ़ाई जाएगी, शुरू से बात करते। और इसके लिए शिक्षक कैसे तैयार किए जाएंगे, बिल्कुल अलग ढंग के शिक्षक होंगे, आज जैसे नहीं होंगे वो, उनके तो पूरा सोच ही बिल्कुल फर्क होगा। और ये जो कृत्रिम दीवारें खड़ी हो गई हैं विषयों के बीच में, ज्ञान के बीच में, ये खत्म की जाएंगी। और तभी तो ये विषयों का अंतर यूरोप की शिक्षा में कभी नहीं रहा। इसीलिए वहां जो पीएचडी मिलती थी, वो पीएचडी शब्द भी वहीं से आया है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का मतलब दर्शन शास्त्र की पीएचडी नहीं है, वो गणित की भी हो सकती है, केमिस्ट्री की भी हो सकती है, बायोलॉजी की भी हो सकती है, वो इतिहास की हो सकती है, भूगोल की हो सकती है, समाजशास्त्र की हो सकती है, किसी चीज की भी हो सकती है। फिलोसफी बोला गया, फिलोसफी में सारा ज्ञान शामिल था, उसके मायने थे कुछ। तो यहाँ तो आप बांट के रखेंगे, पर आप अचानक बात करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत शक पैदा होता है। और इसलिए लॉ और मेडिसिन को बाहर किया गया। मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है इस बात को, वो सही बोल रहे होंगे, क्यों बाहर रखा गया तो मुझे मालूम नहीं क्यों बाहर रखा। हो सकता है मेडिसिन में तो वैसे वो पहले से ही मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसमें तो बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री भी जानना, फिजिक्स भी जानना, गणित भी जानना, वो बहुत होता है वहाँ। वो पहले से ही हमारे मेडिकल कॉलेज और मेडिकल शिक्षा का जो अभ्यासक्रम है वो पहले से ही काफी मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये कोई बात कह रहा है, ये पहले से ही है। लॉ में जरूर ये कम होता है, पर मुझे ये लग रहा है, मुझे तो ये सारा नाटक है कि किस तरीके से जो मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, और ऐसा होगा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उसको बंद करवाएंगे। और जहां तक प्राइवेट का सवाल है, उनको तो इन्होंने खुली छूट दे रखी है, जो मर्जी करो। मैंने पिछली बार भी शायद बताया था, नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ, प्राइवेट पे तो ये नियम लागू होंगे नहीं कि तुम मल्टी डिसिप्लिनरी हो या नहीं हो, क्योंकि उनको ये छूट दे रखी है, जो मर्जी करो, करो जो मर्जी, पर एक काम करना, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिपोर्ट करते जाना। जितनी मर्जी फीस लो, जितना मर्जी वेतन काटो शिक्षकों का, जितनी सुविधाएं कम करो, स्कॉलरशिप बंद करो, फेलोशिप बंद करो, जो रिजर्वेशन बंद करो, सब कुछ करते जाओ, हम नहीं रोकेंगे, वो बताते जाओ। तो मैंने इसको नाम दे दिया इस नीति का, लूटो, मन मन से लूटो लेकिन ऐलान करके लूटो। इस नीति का मैंने नाम दे दिया है। जब वो दे दिया है तो मल्टी डिसिप्लिनरी करो ना करो, उनको क्या फर्क है सरकार को। आप मुनाफा कमा रहे हो तो आप जानो कैसे मुनाफा कमाना है आपको। तो ये सारी बात है। तो जो दूसरा सवाल है आपका कि प्राचीन भारत में, हाँ इस पे बार बार लिखा है, सारा दस्तावेज ही भरा हुआ है, प्राचीन भारत में जो होता था वो किया जाएगा बार बार। तो प्राचीन भारत में तो ये भी होता था कि सारे बहुजनों को शिक्षा से वंचित किया जाता था। तो क्या हम करेंगे कि शिक्षा से वंचित, क्या ये एजेंडा होगा हमारा भारत का? इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। बार बार कहना कि प्राचीन भारत को वापस लाएंगे, बार बार। प्राचीन भारत तो बहुत ही खतरनाक, वहां पे हर एक आदिवासी का अंगूठा काट लिया जाता था ना, एकलव्य ने अंगूठा काट लिया था, एकलव्य का, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा ना एकलव्य का, आदिवासी का। इसलिए क्योंकि वो राजकुंवर को, अर्जुन को चुनौती दे रहा था। तो आज आप अंबानी अडानी के बेटों को, बेटियों को चुनौती देंगे तो आप अंगूठा जरूर काटा जाएगा, बशर्ते कि आप दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो। और किसान ने तो काटा ही जाएगा, काटा जा रहा है ना उनका भी अंगूठा अंबानी अडानी के लिए। ये था प्राचीन भारत में ना। इसकी इसके अलावा जो अच्छी बातें थी उसकी बात तो आप कम करते हो, आप बार बार इसकी बातें करते हो, मनुस्मृति को हमें याद दिलाते हो, जिसको बाबा साहब जला चुके हैं। तो मनुस्मृति को याद कराने वाला प्राचीन भारत, एकलव्य का अंगूठा काटने वाला प्राचीन भारत, शंभू की हत्या करने वाला प्राचीन भारत, ये आप वापस लाना चाहते हैं, या बुद्ध का भारत वापस लाना चाहते हैं? जिस बुद्ध का, बुद्ध दर्शन का जिक्र भी नहीं है इंट्रोडक्शन में, जहां पे प्राचीन भारत की बात होती है, जिक्र भी नहीं है बौद्ध दर्शन का, जहां पर बुद्ध ने कहा था कि किसी की बात पर भरोसा मत करना। एक वैज्ञानिक बोल रहा है, इतना पुराना 2500 ईसा से 2500 साल पुराना वैज्ञानिक बता रहा है हमको, किसी की बात पे भरोसा मत करना, मेरी बात पर भी नहीं, जब तक खुद उसकी जांच पड़ताल मत कर लो। उस बुद्ध की नाम बात नहीं लेते, वो तो सवाल उठाता, वो ब्राह्मणवाद पे सवाल उठाता, मनुवाद पे सवाल उठाता, उठाया उन्होंने, महावीर ने भी उठाया, दोनों ने उठाया। और यहाँ तो बिहार को याद कर लीजिए, बिहार को इस बारे में तो याद कीजिए, बिहार से आए दोनों,
वहां पे उन्होंने सारा अपना ये सब ज्ञान प्राप्त किया। प्रश्न पूछो, वैज्ञानिक बनो, उसकी बात तो ये नहीं कर रहे हैं ना। और ना ही ये ना ही बात कर रहे हैं उस समय जो द्वंदात्मक पद्धति भी विकसित हुई थी, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत की बात, ये वास्तव में मनुवादी भारत की बात कर रहे हैं। इनका वही प्राचीन भारत है, उसको तो हम नहीं लाने देंगे ना, क्योंकि भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, कतई नहीं देता है इसकी इजाजत। तो मुझे नहीं मालूम वो कौन सा लाने वाले हैं पुराना भारत, वो आप लोग सोचिए इसके ऊपर। पर मैं जानता हूँ वो प्राचीन भारत अगर वापस लाए तो जो बची खुची भी शिक्षा मिलती है देश के बहुजनों को, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को, मुस्लिम ओबीसी को, 80% मुस्लिम ओबीसी हैं, उनको जो मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी। हमको नहीं चाहिए ऐसा प्राचीन भारत की शिक्षा। आधुनिक भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत कुछ उस समय के कायदे कानून को खत्म करके आगे बढ़ चुका है, जिसमें से भारत का संविधान निकला है। मैंने आपको याद दिला रहा हूँ, पूरी आजादी की लड़ाई जाति विरोधी लड़ाई थी, इसलिए पितृसत्ता विरोधी लड़ाई भी थी, और दोनों प्राचीन भारत के से आए थे, और साथ में साम्राज्यवादी विरोधी भी थी। जाति विरोधी और साम्राज्यवादी विरोधी आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद संविधान बनता है, और हमको फिर कहते हैं वापस जाओ, हम तय कर लें हमको मंजूर है कि नामंजूर है। और आखिरी बात जो थी कि इसका क्या जवाब देना था, जवाब तो दे चुके हैं कि उन्होंने पूछा है क्या वैज्ञानिक मानस का निर्माण करना भारत की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई कम से कम डॉक्टर दबोलकर के श्रद्धांजलि देने वाले इस व्याख्यान में तो कोई जरूरत नहीं सवाल उठाने की ना। और आप लोग अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति तो वाले लोग तो रोज जवाब देते हैं इसका। और जब अंतरजातीय विवाह करवाते हैं, शादियां करवाते हैं, तो भी आप जवाब देते हैं इस बात का कि तर्कों के आधार पर तय करो किससे शादी करनी है, रूढ़ियों के आधार पर नहीं, तर्कों के आधार पर। आप तो सिखाते हैं नए बात को। तो इसका जवाब तो है, केवल शिक्षा में नहीं, समाज में भी, समाज के निर्माण में भी, सामाजिक कामों में भी, राजनीतिक कामों में भी, सब जगह जरूरत है इस वैज्ञानिक मानस की। और ये अगर होता तो हमको नहीं बताया जाता कि एमएसपी का हमने आश्वासन दे दिया है लेकिन कानून में नहीं शामिल करेंगे। मान लो हमारी बात को, तो लोग जानते हैं, तर्क से जानते हैं कि कानून क्या है और आश्वासन क्या है। तो आश्वासन नहीं दिए जाते तो कानून में डाल दिया जाता तुरंत। जो कानून नहीं डालता है, आश्वासन देता है, वो कहता है वैज्ञानिक मानस मंजूर नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक मानस तो के महत्व का बताना की जरूरत नहीं है, वो रोज सिद्ध होता है, रोज लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे किसान वैज्ञानिक मानस की लड़ाई आज लड़ रहे हैं, उनको जिंदाबाद। धन्यवाद सतगोपाल जी। उपस्थित साथियों के जो प्रश्न है उनको उत्तर देने के लिए धन्यवाद। श्याम सोनर जी, आपने ये प्रश्न पढ़कर सुना दिए, इसके लिए। अब अगर और कोई सवाल नहीं हो तो हम बढ़ते हैं इस आज के कार्यक्रम के अंतिम सत्र की ओर। और अब आपके सामने प्रस्तुत होगा समापन भाषण और आभार प्रदर्शन। एक छोटी सी बात कह रहा था, छोटी सी बात। जी जी, वो बात याद आई मुझे। मैं ये चीजें आपको अगले हफ्ते तक भेज दूंगा। और वो है, मैंने वैज्ञानिक मानस की जनता के आंदोलन में क्या भूमिका, इस पे एक लिखा हुआ है कुछ हिंदी में। उसका शायद मराठी अनुवाद होगा पर मुझे मालूम नहीं, तो हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको उसका लिंक आप लोगों को भेज दूंगा जी। तो बहुत कुछ जवाब मिल जाएगा वैज्ञानिक मानस का मतलब क्या है आंदोलन के संदर्भ में। बस इतनी बात कहना चाह रहा था। श्याम याद दिला देना मुझे प्लीज, याद दिला। जी जी जी, धन्यवाद। समापन भाषण और आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राज्य कार्याध्यक्ष तथा फिरा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश पाटिल जी को। ओवर टू यू अविनाश पाटिल। हाँ, शुक्रिया उत्तम जोगदंड जी। सम्मानीय अनिल सतगोपाल जी ने
पिछले 3 सेमिनार में जिस तरीके से शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे हैं और शिक्षा के संविधान में जो भी उपलब्धि है उसके साथ शिक्षा और हमारे देश के आज तक के माहौल में उसका क्या असर और अवसर रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने बातें रखी। और आज तो उन्होंने उसकी और ज्यादा तफसील में उसके बारे में जो ऑब्जेक्शंस है और उसके बारे में जो भी कठिनाई है उसकी भी चर्चा की है, मुझे लगता है। और उसकी तरफ देखने का नजरिया क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, इसकी भी अच्छी तरीके से हमें बातें बताई है। सवालों के बहुत सही जवाब उन्होंने दिए हैं। मुझे लगता है ये सभी हमें नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में भारत सरकार ने उठाए कदम के तरफ हमें कैसा देखना चाहिए, उसके बारे में हमारे कैसा सोचना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन इससे मिलता है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से मैं इसलिए अनिल सतगोपाल सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे चल के जो होने वाले 2 वेबिनार है उसमें भी उनके वक्तव्य को सुनने के लिए और उसकी चर्चा करने के लिए सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। धन्यवाद अविनाश जी। साथियों, आज आयोजित इस वेबिनार में एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर विचार विमर्श हुआ है और इस व्याख्यान श्रृंखला के जैसा अभी आपको बताया और 2 भाग प्रसारित किए जाने वाले हैं, कृपया उन्हें देखना न भूलिएगा। साथियों, अंधविश्वास उन्मूलन और व्यापक सामाजिक परिवर्तन का यह महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन आप सभी साथियों के उत्साह और उमंग के साथ और संगठन के कुशल नेतृत्व से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा और नई उपलब्धियां हासिल करेगा। इस सद्भाव के साथ फिर एक बार सभी उपस्थितों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आज का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ यह घोषणा करता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। विवेक की आवाज बुलंद करते हैं। फुले शाहू अंबेडकर, हम सारे दाभोलकर। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।